हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर जगजोत सर। आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं लेक्चर नंबर 4 यकीन 5.0 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था कि कैपेसिटर क्या होते हैं। मैंने कहा था ये बिल्कुल एक जैसे कि होता है ना, चार्ज को स्टोर करने वाला एक डिवाइस जो क्या करता है, सही समय पे जब हमें ज़रूरत हो हमारा रिक्वायर्ड चार्ज हमें प्रोवाइड कर देता है, रिक्वायर्ड एनर्जी हमें प्रोवाइड कर देता है। एक तरीके से सेवर, एनर्जी सेवर। ठीक है ना, जैसे पावर बैंक आता है ना, जब आपको एनर्जी चाहिए उससे ले लो, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, पावर बैंक जैसा ही है। इसके अंदर हम अपनी एनर्जी, इसके अंदर हम अपने चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। और जब हमें बहुत सारा चार्ज एक साथ चाहिए तो ये हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। मैंने बताया था कि अच्छा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस हाई हो वो अच्छा कैपेसिटर है। वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, वो ज़्यादा चार्ज आपको स्टोर करके दिखा देगा और कम पोटेंशियल उसका बढ़ेगा। तो यानी कि एक अच्छा कैपेसिटर वही है जिसका पोटेंशियल ज़्यादा इंक्रीज ना करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज अपने ऊपर स्टोर करके आपको दिखा दे। दैट इज नोन टू बी अ गुड कैपेसिटर। ओके, सो आज हम लोग इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कैपेसिटर्स पे ही चर्चा को जारी रखेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है जिसको हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक टॉपिक और है जो काफ़ी बच्चे शायद सोच रहे होंगे सर ने अभी पढ़ाया नहीं, बट वो मैं लेटर ऑन पढ़ाऊंगा। जो हम लोगों ने डायपोल पढ़ा था, डायपोल को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, साथ में उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक मैंने अभी बचा के रखा है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा अलग से करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रूशल टॉपिक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उससे रिलेटेड टॉपिक, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, एक सेल्फ एनर्जी का भी टॉपिक होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, सो ये कुछ टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे। बट अभी क्योंकि हमने कैपेसिटर चालू कर दिया, पहले हम कैपेसिटर कंप्लीट करेंगे, फिर वो बचे हुए टॉपिक्स पे हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे। सो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता है यहाँ लेक्चर में आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ छोड़ेंगे नहीं हम। एक्स्ट्रा ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत, बट छोड़ते कुछ नहीं है। राइट, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। ठीक है, जो बच्चे बेचारे परवाह कर रहे थे कि सर आपकी तबीयत अब ठीक है, तो मैं उनको बता दूं बहुत बेटर है कल के कंपैरेटिवली। 50% आराम है, रिलीफ है मेरे गले में। तो कल के कंपैरेटिवली आई एम बेटर। हाँ, एक आध दिन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा, बैक टू माय नॉर्मल। एकदम से वो जो मेरी पिच होती है और हाई हो जाएगी ठीक है ना, साउंड में और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, सो बट आज अगर हम ध्यान से देखें, आज हम लोगों को जो डिस्कशन करना है वो हम लोगों को कैपेसिटर से रिलेटेड डिस्कशन करना है। ठीक है, ओके। सो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस हम पढ़ रहे थे, आज थोड़े कॉम्बिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि क्वेश्चन से एक स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम लोगों ने एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना सीखा था। हमने देखा था अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, याद आ गया आप लोगों को। किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे हमने उसके एक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, हम जानते हैं। हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था वहां से के पी और फिर कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पे बोल रहा है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द डाइपोल आर रिस्पेक्टिवली। सो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे वो बोल रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल। तो आप ये मुझे बता सकते हो कहाँ पे आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा, कहाँ पे मिनिमम। आपको पता है यहाँ कॉस थीटा का फैक्टर आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें जो फैक्टर मिल रहा है वो कॉस थीटा का मिल रहा है। मैक्सिमम पोटेंशियल कब मिलेगा, जब मेरा थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, है ना, क्योंकि उस केस में मेरा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 होता है 1। और अगर मेरा थीटा हो गया 180 डिग्री, तो मुझे पता है कॉस 180 डिग्री होता है हम लोगों का -1। तो आप देख सकते हो v मेरा थीटा पे डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पे मेरे को पोटेंशियल मैक्सिमम मिलेगा और इस केस में यहाँ पे पोटेंशियल आपको मिनिमम मिलेगा। तो मिनिमम पोटेंशियल आप लोगों को मिलेगा 180 डिग्री पे और मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री एंड 180 डिग्री ये हमारे एंगल हो गए। जानते हो ना 0 डिग्री और 180 डिग्री में क्या फर्क है। यहाँ पे अगर ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरा अगर पॉजिटिव चार्ज है, आप ऐसे देखो ध्यान से, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सोचो, आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देख सकते हो, ये है। ठीक है ना, थीटा 180 डिग्री और 0 डिग्री का मतलब है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। मतलब अगर आप यहाँ पे निकालने की कोशिश करोगे 0 डिग्री, अगर आप सॉरी उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड। ठीक है ना, यहाँ से एंगल आप नाप रहे थे ना, ऐसे नाप रहे थे ना थीटा, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एंगल मेरा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव
चार्ज की तरफ, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर आप देखोगे तो एंगल मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 180 0 डिग्री, है ना। तो एक जगह 180 डिग्री, एक जगह 0 डिग्री है। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज की तरफ देखोगे तो 180 डिग्री, पॉजिटिव चार्ज की तरफ देखोगे तो 0 डिग्री। तो यानी कि ये थीटा एंगल होता था जो हम किसी पॉइंट ए पे लेते थे। तो यही एंगल बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री हो जाता था, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री में आपको पता है मैक्सिमम मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल देखोगे ऑन एक्सिस मैक्सिमम मिलेगा, ऑन एक्सिस अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ देखोगे तो मिनिमम मिलेगा। यहाँ पे अगर देखोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो 0 पोटेंशियल मिलेगा, बट सबसे कम पोटेंशियल यहाँ 180 डिग्री पे है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छे से ये फॉर्मूला देख लिया, याद था ये फॉर्मूला, किस किस को याद था ये बताओ। याद था, ठीक है ना। गप्पे मारने में व्यस्त रहते कई बच्चे आपस में, ठीक है, गप्पे कम मारा करो, पढ़ा करो यहाँ से। जब आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे हो चाहे, बट कोशिश करा करो फील लेने का कि भैया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है, हम एक मिनट भी व्यर्थ ना करें, वेस्ट ना करें, ठीक है ना। ध्यान रखा करो, छोटी छोटी बातें हैं, आपको लगता होगा क्या ही फर्क पड़ जाएगा, एक दो बार किसी के कमेंट्स का रिप्लाई दे देंगे, नहीं। अगर आपका फोकस है ना, आपको आपका टारगेट, आपको आपका एम नजर आ रहा है, तो आप इधर उधर डेविएट होंगे नहीं। अगर आपके लिए इतना ही महत्व रखता है, इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है ना नीट का एग्जाम, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला कहाँ आपको किस बातों में उलझा रहा है। बहुत सारे बच्चे डेविएट हो जाते हैं, सामने वाला बोलता है इस बैच में ये चल रहा है, उस बैच में वो चल रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था, अगर आप इन चीज़ों में पढ़ेंगे ना, तो आप कभी भी, मतलब मुझे नहीं लगता फिर आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सक्सेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास, टीचर पे विश्वास, अपने सब्जेक्ट पे विश्वास, और फिर अपने हार्ड वर्क पे कि भाई मैं कर ही लूंगा, मैं कर ही लूंगी अगर मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और हमारे टीचर भी हमें पढ़ा रहे हैं। कभी भी दूसरों को देख के अपनी चाल नहीं बदलनी चाहिए कि अरे वो क्या कर रहा है। कुछ भी करे, आप एक टेस्ट दो, एक पेपर दो, अगर आपके अच्छा स्कोर आ रहा है इसका मतलब आप सही स्ट्रेटेजी पे चल रहे हो। नहीं हो रहे तो आप डिस्कशन करो कि और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। बट येस, डोंट कंपेयर, बार बार ऐसे मत करो कि यहाँ क्या चल रहा है वहाँ क्या चल रहा है। अगर आप मल्टीपल बैचेस में बार बार चीज़ों को देखते हैं तो आप लोग उससे कंफ्यूज ही होते हैं, कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट सिट डाउन एंड जस्ट लुक एट दी प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड देन एनालाइज। आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, किस तरीके के टॉपिक्स हमें ज़्यादा कवर करने हैं। उन सभी के एनालिसिस को लेके तो हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं आप लोगों को, है ना। हमें पता होता है कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं। सो बेटर फोकस, जब भी आप बैठो एक फोकस बना के बैठो, और इधर उधर की चटर पटर चैट से होती है उनसे थोड़ा सा बच के रहो, जितना पॉसिबल हो बच के रहो, ठीक है ना। यारी दोस्ती बनाने का ये सही मौका नहीं है, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म टू मेक फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। यस, इफ यू आर इफ आई टेल यू अबाउट फ्रेंडशिप, तो यहाँ फ्रेंडशिप इतनी होनी चाहिए, इफ समवन इज कंफ्यूज और वो कोई डाउट पूछ रहा है आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, बट इट शुड बी रिलेटेड टू द वर्क ओनली, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बातें क्यों बताई, बिकॉज फ्रॉम द फास्ट रिसेंटली मैंने अभी कुछ चैट्स देखी जिसमें स्टूडेंट्स यूज टू डू दिस कन्वर्सेशन, कुछ अलग तरीके की कन्वर्सेशन हो रही होती है, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहा है, तू क्या करता है, तुम कहाँ से पढ़ता है, उसका क्या फ़ायदा है तुम्हें बताओ। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, यू हैव लिमिटेड टाइम। आप टारगेट देखो, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट है जो आप लोग अपने आगे लेके चल रहे हो, बहुत मुश्किल भी है, बट वो मुश्किल आसान हो जाएगी अगर आप फोकस बनाए रखेंगे। सो बेटर बी फोकस्ड, थोड़ा सा फोकस को और बढ़ाओ, हिलने मत दो, ठीक है ना। एक बार डगमगाओ मत, है ना। दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं ना, एक स्टेबल अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम लेके आओ अपने अंदर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो सभी के अंदर होता है। अगर आपके अंदर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, थोड़े दिन मैं डांटूंगा, मोटिवेट करूंगा, पढ़ोगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा अगर मैं मोटिवेट नहीं भी कर रहा तो भी आप पढ़ रहे हो। आप खुद को अपने आप मोटिवेटेड रखना सीखो। लाइफ में हर बार कोई आपके साथ नहीं रहेगा, कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा जब आपको खुद से, खुद की कमजोरियों से, खुद की आदतों से लड़ना पड़ेगा, वहां जाके आप कुछ सीखोगे। तो दिस इज कॉल्ड फिजिक्स की लैंग्वेज में स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, ठीक है। अपनी जिंदगी में भी अपनाओ उसको। चल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डिफरेंट चार्जेस, ओके। अभी हम लोगों ने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिमेंबर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था। इफ यू रिमेंबर, एक बार मैं दोबारा से रिकैप दे देता हूं ताकि हम लोगों को याद आ जाए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने इसमें एक चीज देखी थी कि यहाँ पे दो प्लेट्स होती थी। आप देखो इसको ऐसे बना सकते हो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है ना। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, या फिर आप ना सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये इसका सिंबल होता है, ऐसे बना दोगे समझ में आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना। ऐसे 1D में मतलब आप बना के ऐसे लाइन बना के दिखा सकते हो।
इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ इस पे कुछ चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है मान लेते हैं डी है, ठीक है ना। इस तरीके से हम कंसीडर कर लेते हैं। इसकी प्लेट का एरिया ए है, इसकी प्लेट का एरिया ए है, ठीक है ना। इसकी डेंसिटी हो जाएगी क्यू बाई ए, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सब डिस्कस किया था। इसकी अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो क्यू बाई ए, इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी माइनस क्यू बाई ए, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, रिमेंबर। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी देखा था। वैक्यूम में ये होता था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, होता था ना, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, ठीक है ना। वैसे आपको पता है कैपेसिटेंस हम क्यू बाय वी भी लिख सकते हैं। वी क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। ऐसे ही निकाला था हम लोगों ने, ऐसे ही डिराइव किया था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। जनरल फॉर्मूला तो यही होता है। और क्यू क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव पे जितना चार्ज है उतना ही नेगेटिव पे है, बस हम पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेते हैं। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, आप ऐसे लिख के याद रखना। नेगेटिव प्लेट पे भी इतना ही चार्ज होता है, बस अपोजिट पोलैरिटी का, बट आप यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखते। कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता। कभी कैपेसिटेंस नेगेटिव देखा है, सुना है कभी? नहीं, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि हम हमेशा यहाँ चार्ज पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ भी मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ले रहे हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट की थी तो हमें ये कैपेसिटेंस मिला था ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था। ओवरऑल जब हम क्यू और वी को डालते थे, हम देखते थे ना तो ये क्यू पे डिपेंड कर रहा है ना वी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में समझाया गया था, हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। ए जो है हमारा प्लेट का एरिया है, ठीक है। बट कई बार ना हम ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहाँ प्लेट पे हमें इक्वल चार्जेस नहीं दिए हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नहीं दिए। फॉर एग्जाम्पल हमें एक प्लेट ऐसे दी है, एक प्लेट ऐसे दी है, ठीक है, और दोनों पे चार्जेस अलग दिए हैं। यहाँ पे चार्ज Q है, Q1 है या Q2 है। जब हम यहाँ दोनों पे चार्जेस की बात करते थे Q और माइनस Q, ये चार्ज इनर सरफेस पे होता था। यहाँ पे चार्ज क्या होता था, इनर सरफेस पे होता था। आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होता था। ये इनर सरफेस का चार्ज है, इनर सरफेस पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q। पर अगर आप बात करोगे आपकी दोनों प्लेट्स पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस से दोनों प्लेट पे कुछ इस तरीके के आपका चार्ज दिख रहा है, ठीक है ना। आपको दोनों प्लेट्स पे ऐसे चार्ज नजर आ रहा है, एक पे Q1 और एक पे दिख रहा है Q2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर कैपेसिटर बनने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये ऐसे कैपेसिटर नहीं बना सकता। अगर दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर बनने के लिए यहाँ पे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, ठीक है ना। मान लो यहाँ का चार्ज, यहाँ पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पे होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और उसके बाद कैपेसिटर बनेगा। और यहाँ पे आप लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है हमेशा याद रखना। इस पे टोटल चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, तो आप आउटर प्लेट पे याद रखना हमेशा आपको यहाँ पे Q1 प्लस Q2/2 मिलेगा। यहाँ पे भी आपको Q1 प्लस Q2/2 मिलेगा, ये फिक्स्ड है। दोनों की आउटर प्लेट पे चार्ज यही आएगा। हालांकि आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी आउटर प्लेट पे चार्ज इतना ही था। यहाँ पे चार्ज Q और इसका चार्ज कितना है, -Q डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी Q प्लस -Q डिवाइडेड बाई 2, तो जीरो था ना। आप देख सकते हो यहाँ आउटर प्लेट पे चार्ज था ही नहीं, सारा चार्ज इनर प्लेट पे आ गया था। पर यहाँ पे अगर दोनों प्लेट्स पे चार्ज अलग अलग है तो आउटर प्लेट पे चार्ज आएगा। अब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। यहाँ पे आप कैपेसिटर में देख सकते हो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं थी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर थी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बाहर नहीं थी। आपसे कोई पूछे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो, जीरो होगी, है ना। पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट से निकाल के देखोगे, यहाँ और यहाँ जीरो आएगी, सिर्फ इनसाइड द कैपेसिटर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। पर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बाहर कोई चार्ज मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, तो अब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। हाँ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पर बाहर यहाँ जीरो नहीं होगी, क्योंकि बाहर वाली सरफेसेस पे भी चार्ज है। ये बात आप याद रखना, यहाँ बाहर वाली सरफेसेस पे भी चार्ज है। तो अगर आउटर सरफेस पे इतना चार्ज है यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ इनर सरफेस पे एक चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा इनर सरफेस पे। अगर आप यहाँ का अंदर का चार्ज निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा Q1 माइनस जो आउटर सरफेस पे चार्ज था Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये चार्ज आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग करके यहाँ से दिखा देता हूँ कि यहाँ इनर सरफेस पे
कुछ आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, वो कितना होगा, अगर मैं ध्यान से देखूँ ये होगा Q1, टोटल चार्ज में से इसको माइनस कर दो, माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। इतना चार्ज आपको यहाँ इनर सरफेस पे मिल जाएगा। आप ऐसे ही यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे चार्ज कितना मिलेगा, यहाँ पे चार्ज मिलेगा Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे जो चार्ज मिलेगा वो मिलेगा Q2 माइनस Q1 बाई 2, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पे उसी का नेगेटिव। तो अब आपका जो चार्ज है अंदर वो ये है, तो अंदर प्लेट पे जो आपको चार्ज मिलेगा वो ये मिलेगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। यहाँ पे भी कितना मिलेगा, Q1 माइनस Q2 बाई 2 विद अ नेगेटिव साइन। अब अगर आप कैपेसिटेंस की बात कर रहे हो तो अगर आप यहाँ कैपेसिटेंस लिखोगे तो आपको ये अंदर वाला चार्ज चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज आएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस तरीके से इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे चार्ज इनसाइड चाहिए, जो चार्ज इनसाइड पॉजिटिव प्लेट पे है वो Q1 माइनस Q2 बाई 2 है, और नेगेटिव प्लेट इसको माना है तो माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। आपको याद रखना, हो सकता है ये नंबर पॉजिटिव हो सकता है ये वाला चार्ज पॉजिटिव हो, जो भी पॉजिटिव है वही यहाँ पे लिखना है। अगर Q मैंने यहाँ पे माना हुआ है Q1 ग्रेटर देन Q2, लेट अस से मैंने यहाँ माना हुआ है Q1 ग्रेटर देन Q2, तो ये मेरा कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से हम समझ सकेंगे। मान लो मैंने एक प्लेट पे चार्ज दे दिया, लेट अस से यहाँ पे चार्ज दे दिया 4 कूलम और यहाँ पे चार्ज दे दिया 2 कूलम। तो आप क्लियरली देख सकते हो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 कूलम। ठीक है ना, यहाँ पे करके देख लो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 कूलम। ये चार्ज इसकी आउटर प्लेट पे आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आउटर प्लेट पे 3 कूलम है तो इनर प्लेट पे कितना बचा, टोटल 4 कूलम है, आउटर प्लेट पे 3 कूलम है, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ पे आपको 1 कूलम चार्ज मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 कूलम। और याद रखना उसी का अपोजिट चार्ज आपको यहाँ मिलने वाला है -1 कूलम। टोटल चार्ज 2 कूलम था, यहाँ -1 है तो यहाँ पे 3 कूलम होगा, है ना। इसकी आउटर सरफेस पे यहाँ पे भी 3 होगा। ऑब्वियसली अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। दिख रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे -1 है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, कैपेसिटेंस निकालना हो, क्वेश्चन में गिवन होगा पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, मान लो आपको गिवन है, ये आपको सवाल में देगा, ये गिवन है, और फिर कैपेसिटेंस पूछे तो आप चार्ज कौन सा लोगे, आप बोलोगे चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और वो कितना हो जाएगा 1, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना, तो 0.2 फैरेड। तो यहाँ पे मेरा कैपेसिटेंस हो जाएगा 0.2 फैरेड। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यानी कि हमें पहले चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये 4 कूलम ऐसा नहीं है कि अंदर आ जाएगा और 2 कूलम अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 4 को आपको तोड़ना पड़ेगा, बाहर आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहाँ भी बाहर आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहाँ पे अंदर आ जाएगा आपका टोटल चार्ज में से बाहर वाला माइनस कर लोगे, Q1 माइनस Q2 बाई 2। यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 यानी कि -1। आप देख सकते हो कैपेसिटेंस में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है इनर सरफेस का। ये हम लोगों को चाहिए था, चार्ज ऑन इनर सरफेस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये आप याद रखना, इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कहते हैं, या फिर अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पे अलग अलग चार्ज हो तो। एक और देख लेते हैं, एक और जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मैं आपको प्लेट पे चार्ज दे दूं, यहाँ देख दूं 6 कूलम और यहाँ दे दूं -2 कूलम। अब आप सोचो अब कितना होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2 बाई 2, दोनों को ऐड करोगे तो 6 माइनस 2 बाई 2 आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो 2 कूलम। तो यहाँ पे बाहर 2 कूलम आ गया तो अंदर आएगा 4 कूलम, यहाँ आएगा -4 कूलम और यहाँ आएगा 2 कूलम। तो अब यहाँ पे अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे अगर आप कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो तो ये आएगा, यहाँ पे 4 था, यहाँ -4 था, तो 4 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.4 फैरेड। ये कैपेसिटेंस की SI यूनिट है जो हम F करके लिख रहे हैं। दिस इज SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है ना, इन केस मैंने अगर नहीं बताया हो तो आप इसको जरूर नोट कर लें। यहाँ पे अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, है ना।
तो आप देख सकते हो इसको कूलम पर वोल्ट कह सकते हैं, यूनिट के हिसाब से कूलम पर वोल्ट कहते हैं। दिस इज इक्वल्स टू एफ, इसका मतलब होता है फैरेड, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है फैरेड, ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है ना, दिस इज नोन एज एसआई यूनिट। क्या आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं? हाँ, इसकी डायमेंशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं एनर्जी वाले एक फॉर्मूले से इसकी डायमेंशन और इजीली निकलवाऊंगा, आप थोड़ा सा वेट करो, वहां से इसकी डायमेंशन और अच्छे से निकल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चार्ज की डायमेंशन पता है, आपको पोटेंशियल की पता है, आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। आपको चार्ज पता है, चार्ज की डायमेंशन कितनी होती है, ए इंटू टी, और पोटेंशियल की डायमेंशन हम लोगों को पता है, पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। अगर आप पोटेंशियल की बात करो तो पोटेंशियल की डायमेंशन भी देख सकते हो, पोटेंशियल की डायमेंशन कैसी आती है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी क्या होता है, ml स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई चार्ज डिवाइडेड बाई ए टी। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ से आप कैपेसिटेंस की डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से भी इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी होता है, ठीक है ना, C हमारी कूलम है, मतलब चार्ज की यूनिट, ठीक है ना, ये हमारा कूलम, ठीक है ना, कूलम पर वोल्ट, ठीक है ना, दिस इज फैरेड, फैरेड का मतलब है कूलम पर वोल्ट। ओके, आगे आते हैं, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट है। यहाँ फोर्स की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं, लेटस से मैं दो प्लेट्स दिखा रहा हूँ, एक मेरी प्लेट ये हो गई और एक प्लेट मेरी ये हो गई, मैंने दो प्लेट्स कंसीडर कर ली, तो आपको पता है यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है प्लेट्स पे, हम जानते हैं यहाँ प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। मैंने मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मैंने मान लिया नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, ये मेरी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को ये दिया है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो तो हम जानते हैं दोनों की वजह से आएगी, यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, दिस इज टोटल, ठीक है ना, ये मेरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अब अगर मुझे फोर्स निकालना प्लेट का, तो मुझे एक प्लेट की फील्ड दूसरे पे निकालनी होगी, मुझे दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स निकालना है, तो एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे पे देखनी होगी, दूसरे का चार्ज चाहिए होगा। आप जानते हो अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया भी ए है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा सिग्मा ए, ठीक है ना, इस पे चार्ज कितना होगा सिग्मा ए, ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा माइनस क्यू, वो होगा माइनस सिग्मा इंटू ए, ठीक है ना, ये होगा माइनस सिग्मा इंटू ए। इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो मेरा चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये होगा मेरा सिग्मा इंटू ए, ए मेरा एरिया ऑफ प्लेट है। तो अगर आप इस पे फोर्स निकालना चाहते हैं तो आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिर्फ आप पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, वो इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, प्लेट 1 कह देते हैं इसको, प्लेट 2 कह देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट 1 की है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट 1 की है वो कितनी है, वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, थिन शीट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता था। और इस पे जो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड लगेगा, तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन प्लेट 2, अगर हम ध्यान से देखें प्लेट 2 पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स को हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा जो चार्ज है प्लेट 2 पे, है ना, जो भी मेरा चार्ज है प्लेट 2 पे मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हम सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे हैं, लेफ्ट साइड आएगी तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट 1, चार्ज ऑफ प्लेट 2 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट 1, ठीक है ना, दिस इज फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1। सेकेंड वाली प्लेट पे जो फोर्स लगेगा इस प्लेट से कितना लगेगा, ये अट्रैक्ट करेगी, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये अपनी तरफ खींचेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस प्लेट का चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 2 पर और चार्ज प्लेट 2 का, तो यही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा सिग्मा ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फोर्स, इतना ही फोर्स। बट ये फोर्स कहाँ लग रहा होगा, लेफ्ट साइड, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा, लेफ्ट साइड, इतना ही फोर्स प्लेट 1 पे लगेगा, ठीक है ना, बट राइट साइड, यही फोर्स किसके इक्वल होगा, F12 और F21, बस इक्वल एंड अपोजिट है। अगर आप वेक्टर की टर्म्स में बात करोगे तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, ऊपर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, दोनों फोर्स सेम लगाएंगे, जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा,
बट यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा गया ना, तो दोनों फोर्स सेम है, पर डायरेक्शन की बात करें तो इस पे फोर्स राइट साइड लगेगा, इस पे फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा, फोर्स इतना ही लगेगा। यहाँ पे जब फोर्स निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, फोर्स निकालने के लिए एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का चार्ज, और जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो दोनों की फील्ड ऐड करनी है। तो याद रखना जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं फोर्स है ना, जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं देन वी हैव टू टेक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन प्लेट ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन प्लेट इनटू चार्ज ऑफ अदर प्लेट। ठीक है ना, ये करना है हम लोगों को, एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, दूसरे प्लेट के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो। ठीक है, फिर मैं चाहूं तो यहाँ सिग्मा को चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया लिख सकता हूं, अलग तरीके से भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, वही कह रहे हैं ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एरिया ए, चार्ज क्यू, द फोर्स ऑन वन प्लेट बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन अनदर। सेम ही चीज हो गई ना, अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, एक प्लेट का चार्ज मान लेते हैं, अगर हम ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, और दूसरे प्लेट का चार्ज कितना है, क्यू, और सिग्मा को आप लिख दो चार्ज बाय एरिया, यहीं से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स का। नहीं तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ भी क्यू बाई ए डाल दोगे, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, आप ऐसे भी देख सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की है, ये दूसरे प्लेट का चार्ज है, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, यही मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे फोर्स का, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, ये फोर्थ वाला ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन सही है, यही आ रहा था आप लोगों का, ये चौथा ऑप्शन सही है ना। ठीक है, कर लिया था ये क्वेश्चन, पक्का बन गया था आप लोगों का, सही बताना, हो गया था, वेरी गुड। ठीक है ना, अगर हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाया है, होना भी चाहिए। आगे देखते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग चार्ज क्यू एंड एरिया ए। अब आपको वही जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, देखो उससे रिलेटेड 2018 में क्या सवाल आया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बोल रहा है, दो मेटल प्लेट की आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो चार्ज है क्यू है, एरिया हमारा कितना है, ए है। अब ये किस पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्या वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये फोर्स का फॉर्मूला डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि प्लेट में डिस्टेंस कितना है, सोचो, नहीं कर रहा ना, यानी कि जो फोर्स है वो डिपेंड ही नहीं करता डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। जो फोर्स है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, वो प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ना लीनियरली ना प्रोपोर्शनल ना कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। स्फेरिकल कैपेसिटर, अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, हम लोगों ने आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था, अब यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल शेल्स लेंगे, यहाँ कैपेसिटर हम कंसीडर तो करेंगे, पर यहाँ पे स्फेरिकल शेल लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम दो स्फीयर ले रहे हैं, होलोस्फीयर ले रहे हैं, पहला होलोस्फीयर ये हो गया, ठीक है ना, पहला होलोस्फीयर ये हो गया, एक दूसरा होलोस्फीयर ले लेंगे इसी के बाहर, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक शेल्स ले रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक शेल्स कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दो स्फीयर नजर आ रहे हैं, बट दे आर कॉन्सेंट्रिक शेल्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, होलोस्फीयर्स, ठीक है ना, जिनका सेंटर सेम है, इन दोनों का सेंटर यहाँ पे सेम होगा, सेम सेंटर से इन दोनों को कंसीडर किया गया है। लेट अस से इनका सेंटर कहीं यहाँ है, इसका जो रेडियस है वो मान लिया R1, इसका रेडियस मैंने मान लिया R2, बड़ा वाला रेडियस R2, छोटा वाला रेडियस R1, शेल्स है ना, दे आर शेल्स, ये क्या है, मेरी स्फेरिकल शेल्स हैं। ठीक है, अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इनके बीच में अगर हम कैपेसिटर बनाते हैं, इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस कंसीडर करते हैं, तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे मेरा इनर स्फीयर है ना, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज लिया, कैसे लिया, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन लेके बाहर वाली सरफेस पे दे दिए, मतलब इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया लाइक दिस, ठीक है ना, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया लाइक दिस, तो इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है लेट अस से Q, उतना ही नेगेटिव चार्ज बाहर वाले स्फीयर की इनर सरफेस पे मैंने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे भी हमें मिल गया, जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर है उतना ही बाहर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस पे चार्ज हो गया -Q, अंदर पॉजिटिव Q बाहर -Q। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी,
यहाँ भी एनर्जी स्टोर्ड होगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच में यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दो प्लेट्स हमारी फिक्स्ड हैं। आइसोलेटेड में एक ही होता था, दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे होती थी। आइसोलेटेड का मतलब है यहाँ पे जो दूसरी सरफेस है ना, ये कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, यानी कि R2 इन्फिनिटी डाल दूं तो ये आइसोलेटेड ही बन जाएगा। इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है स्फेरिकल कैपेसिटर के, याद रखना है भैया, भूलना नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, ठीक है ना। मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इंटीग्रेशन करके करना पड़ेगा, बट जरूरत नहीं है इसकी इसको डिराइव करने की। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं है डिराइव करने की, आपको बस इतना याद रखना है। इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 है, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ रेडियस डिवाइडेड बाय बड़ा माइनस छोटा रेडियस। कैपेसिटेंस तो पॉजिटिव ही आएगा ना, R1 माइनस R2 क्यों नहीं आया, R2 माइनस R1 क्यों आया, अरे कैपेसिटेंस नेगेटिव थोड़ा आएगा, तो बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। ये हमारा एक कैपेसिटर बन रहा है, स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं इसको। यहाँ कैपेसिटर इन दोनों के बीच में बना है, दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ पे ये जो बना है दिस इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। इसको स्फेरिकल कैपेसिटर हम कहा करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ओके। ऐसे में अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना है, ये कैपेसिटेंस मैंने सिर्फ इन दोनों के बीच का लिया है, इन दोनों स्फीयर के बीच के कैपेसिटर को इतना हमने कंसीडर किया है। आइसोलेटेड में बस आप R2 फॉर आइसोलेटेड, आप इसी में फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटर, अगर आप आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात कर रहे हो, आइसोलेटेड स्फीयर है ना, आइसोलेटेड स्फीयर की अगर आप बात करोगे तो आप R2 को डाल सकते हो इन्फिनिटी, यानी कि ये जो बड़ी वाली सरफेस है ना, ये बहुत दूर चले जाए, इन्फिनिटी पे चले जाए तो आइसोलेटेड हो जाएगा। उस केस में अपना भी आपका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, उस केस में वो कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है ना। उस केस में कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, अगर आपने R2 को इन्फिनिटी डाल दिया, ठीक है। ये आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, अगर आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप आराम से यहाँ देख भी सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1, और नीचे से इन दोनों में से R2 को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से आ जाता है 1 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2। इन दोनों में से R2 कॉमन ले लोगे, दो नंबर में से R2 कॉमन ले लोगे, यहाँ से R2 गया तो बचा 1, और यहाँ तो R2 था ही नहीं है ना, तो यहाँ R2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, फिर कॉमन लो, फिर R2 आप कॉमन लोगे तो 1 माइनस R2 बाई R1 आएगा। R2 अब कट जाएगा। अब आप R2 को अगर इन्फिनिटी डाल दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 1 माइनस R1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही आ जाएगा आपका आइसोलेटेड वाला जो आंसर हमने देखा था, ठीक है। बट इसमें भी क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मैं दो तरीके की क्वेश्चन दिखाता हूँ। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर में किस तरीके से अरेंजमेंट्स बनते हैं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उसने कुछ डायग्राम बना के दिखाया है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, आपको क्या दिया गया, टू कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैविंग रेडियाई R1 एंड R2 कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इफ द इनर शेल इज गिवन अ चार्ज एंड आउटर इज कनेक्टेड टू अर्थ। देखो ये मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इनर वाले को तो इसने चार्ज दिया है जैसे कि हमने कंसिडर किया था, इनर वाले को तो यहाँ उसने कोई चार्ज दे दिया, लेटर से कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है ना। और आउटर शेल को हमने क्या कर दिया है, आउटर शेल को उसने बोला है अर्थ कर दिया। ये देखो, आउटर शेल को अर्थ करने का मतलब है यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0, ठीक है ना। आउटर शेल को अर्थ करने का मतलब है यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0, और मान लो इन्फिनिटी पे भी अगर कोई शेल हो तो उसका पोटेंशियल 0। इन्फिनिटी पे भी मान लो कोई प्लेट होगी, इन्फिनिटी पे कोई ना कोई प्लेट हम मान सकते हैं, उसका पोटेंशियल 0, यानी कि इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इनमें कोई कैपेसिटेंस नहीं बनेगा। यानी कि अगर आप ऐसे मान के चलो, यहाँ पे एक्चुअली इस तरीके से आपने कैपेसिटर लिया तो है, बट बहुत दूर आप इन्फिनिटी पे भी एक प्लेट कंसिडर कर सकते हो, इन दोनों के बीच में कोई कैपेसिटेंस ना बने तो आपको इन दोनों का पोटेंशियल बराबर करना पड़ता है। आपने यहाँ इसको ग्राउंड किया है, ये तो ऑलरेडी 0 पोटेंशियल पे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है 0, आपने इसको ग्राउंड किया तो इसका पोटेंशियल भी 0 हो गया, यानी कि सिर्फ कैपेसिटर इन दोनों में बनेगा, यानी कि जो भी हमने पढ़ा था वही होगा। अगर आप इसको कोई पॉजिटिव चार्ज दोगे तो अंदर नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा, तो जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ इसके और इसके बीच में बनेगा, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटेंस मेरा एब्सोल्युटली वही आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। पर इसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि आउटर सरफेस मेरी ग्राउंडेड है, अर्थ से कनेक्टेड है, याद रहेगा।
अगर आप चाहते हो कि ये इन्फिनिटी पे पड़ा, आप मान के चलो इन्फिनिटी पे हमेशा ही एक बहुत बड़ी शेल होती है, ऐसा मान के चलो इन्फिनिटी पे हमेशा ही बहुत बड़ी एक शेल होती है, ऐसा आपको मान के चलना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ इन्फिनिटी पे इसका पोटेंशियल 0 माना है और इसका पोटेंशियल 0 है, तो इनके बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं बन सकता, इनके बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं बन सकता। अगर इनके बीच में अगर कोई कैपेसिटेंस नहीं बनेगा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि जो अभी हमने पीछे कंसीडर किया था ये कैपेसिटेंस तब है जब यहाँ पे क्या कर दिया जाए, ग्राउंड कर दिया जाए। ठीक है ना, ये बात आप याद रख सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब एक और आता है इसमें क्वेश्चन, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी और थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में मैं पहले पढ़ाऊंगा, और इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन और आता है, बट ये क्वेश्चन मैं तब कराऊंगा जब आप लोगों को थोड़ा सा सीरीज पैरेलल का मैं आइडिया दे दूं। इसको इस पे आएंगे, इस क्वेश्चन पे भी दोबारा आएंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा सीरीज पैरेलल पढ़ाऊंगा। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन सीरीज होते हैं, पैरेलल होते हैं, आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज पैरेलल में लगाते हैं। पढ़ेंगे अभी हम, वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा। अब क्या करें, जब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले आ जाता है हमारे सिलेबस में, तो हमें कुछ कुछ चीज़ें एडवांस में बता के चलनी पड़ती है, थोड़ा सा मान के चलना पड़ता है कि आपको याद होगा बेसिक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। बट हालांकि मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता भी दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां हम कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है, मान लो एक से ज्यादा कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ठीक है ना। मान लो 3 कैपेसिटर मैंने लगाए हैं और इसको एक सेल या बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, इसको एक सेल या फिर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। सेल और बैटरी का काम होता है, ये चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है ना, ये एनर्जी देती है। सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट चार्ज। सेल अपना कोई चार्ज नहीं देती। सेल क्या चार्ज देती है हमें? नहीं, सेल चार्ज देने वाला नहीं है। सेल सिर्फ चार्ज को एक से दूसरी जगह रखने वाला है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे कि भाई आपको एक से दूसरी जगह सामान भेजना है तो आप ट्रक लेते हो, तो ट्रक अपना सामान थोड़ा ना लेके आता है, सामान आपका ट्रक सिर्फ एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसी सेल और बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एक से दूसरी जगह पे चार्जेस को ट्रांसपोर्ट करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये एनर्जी देता है ताकि चीज एक से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो सके। ये अपना कोई चार्ज नहीं देता, ये चार्ज आप ही से लेगा, आप ही की एक प्लेट से चार्ज को उठा के दूसरी प्लेट पे रख देगा। पर ये सिर्फ काम करेगा, वर्क करेगा, एनर्जी देगा, चार्ज नहीं देगा। इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमने सेल लगाया है या बैटरी लगाई है, ये एनर्जी का सोर्स है। मान लो 3 कैपेसिटर लगाए हैं, पहले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 और तीसरे का कैपेसिटेंस क्या है यहाँ पे, C3। C1, C2 और C3, 3 कैपेसिटेंस आपको नजर आ गए। ठीक है ना, 3 अलग अलग कैपेसिटर नजर आ गए। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया हमें 3 कैपेसिटर की जगह एक ही कैपेसिटर में काम बन जाए, मतलब मुझे 3 कैपेसिटर ना लगाने पड़े और मुझे सेम चार्ज मिल जाए। मतलब मैं चाहता हूं मैं सेम वोल्टेज की बैटरी लगाऊं, ठीक है ना, और मुझे सेम चार्ज मिल जाए जो ये तीनों से मिलता, यानी कि इन तीनों की वजह से कुछ चार्ज निकलेगा यहाँ से और कुछ चार्ज आएगा वापस यहाँ पे। तो आप चाहते हो कि इन 3 कैपेसिटर का काम एक ही कैपेसिटर कर ले, जिसको आप सी नेट या सी इफेक्टिव कहते हो। ठीक है ना, सी नेट या सी इफेक्टिव कह रहे हो, 3 कैपेसिटर का काम एक कैपेसिटर कर ले। तो ऐसे केस में हम लोगों को याद रखना है, जब कैपेसिटर सीरीज में हो तो कुछ बातें याद रखनी है। अगर यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है ना, ये क्यों आया, क्योंकि इसने यहां से नेगेटिव चार्ज, यहां से नेगेटिव इसकी प्लेट से कुछ चार्ज खींचा, इस प्लेट से चार्ज खींचा Q, तो इस प्लेट से चार्ज आगे गया Q, यहाँ पे जाके चार्ज डिपॉजिट हो गया। ठीक है ना, आप समझना ध्यान से, देखो यहां से शुरू से देखते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट से चार्ज गया Q Q Q Q Q Q, यहाँ जाके डिपॉजिट हो गया। ठीक है ना, साइकिल रुकेगी नहीं, यहाँ जाके पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ तो इससे Q चार्ज निकलेगा, साइकिल रुकेगी नहीं, यहाँ से Q चार्ज निकलेगा। यहाँ चार्ज जाके डिपॉजिट हुआ तो ये पॉजिटिव प्लेट बन गई, इससे Q चार्ज बाहर निकला तो ये नेगेटिव प्लेट बन गई। जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आया उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे Q चार्ज आया और इसकी प्लेट न्यूट्रल प्लेट थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया Q, तो यहाँ चार्ज हो गया Q। ये न्यूट्रल प्लेट थी, इससे Q चार्ज निकला तो ये नेगेटिव चार्ज Q बन गया। अब ये वाली प्लेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि इस पे Q चार्ज आके बैठ गया,
अब यहाँ से क्यू चार्ज निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया प्लस क्यू, और यहाँ से चार्ज निकला है कितना, क्यू चार्ज निकला है, तो इस पे चार्ज आ गया माइनस क्यू। तो आप देख सकते हो सीरीज में हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज है, इसकी पॉजिटिव प्लेट पे भी क्यू, इसकी भी पॉजिटिव प्लेट पे क्यू, इस पे भी क्यू। यानी कि अगर आप सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्जेस ऑन एवरी कैपेसिटर विल बी सेम, चार्जेस आर सेम, हर कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा। मैं सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का देख रहा हूँ, नेगेटिव पे तो उतना ही उल्टा होता है ना। तो यहाँ से अगर क्यू चार्ज किया था तो इस पे क्यू पॉजिटिव, तो यहाँ से अगर क्यू निकला था तो इस पे क्यू नेगेटिव, इस पे फिर क्यू चार्ज आके बैठ गया तो ये क्यू पॉजिटिव, और यहाँ से क्यू निकला तो यहाँ क्यू नेगेटिव, ऐसे ही चलते गए, और यहाँ पे फाइनली इसके नेगेटिव टर्मिनल पे क्यू। जितना पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है उतना ही चार्ज नेगेटिव टर्मिनल पे आके डिपॉजिट होगा ही होगा, ठीक है ना। उतना ही चार्ज जितना पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा उतना ही नेगेटिव टर्मिनल पे आके डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो चार्जेस आर सेम, ठीक है ना, इन सीरीज। तो अगर हम सीरीज की बात करें तो हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज आएगा, चाहे किसी का कैपेसिटेंस ज्यादा है या कम है, हो सकता है C1 C2 से कम हो सकता है C1 C2 से ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कैपेसिटर लगाओ, वो अगर सीरीज में है सब पे सेम चार्ज आएगा। हाँ, पोटेंशियल इन पे अलग अलग हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे, पोटेंशियल गेट डिवाइडेड, पोटेंशियल विल डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, ओवर द कैपेसिटर, विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, जो टोटल एनर्जी है बैटरी की या फिर टोटल वोल्टेज जो है ना V, ये बढ़ जाएगी। यहाँ इसको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V1, यहाँ पे मिलेगा V2, यहाँ पे मिलेगा V3, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो जो टोटल वोल्टेज है वो बढ़ गई है, वो किसके इक्वल हो गई है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को कुछ कुछ वोल्टेज मिल गई है, ठीक है ना। तो आप चाहते हो इसका इफेक्टिव बन जाए, यहाँ पे भी क्या होगा, आप चाहते हो कि सेम चार्ज डिपॉजिट हो, यहाँ पे Q, यहाँ पे चार्ज आ जाए माइनस Q, यहाँ से चार्ज निकल रहा था प्लस Q, ठीक है ना, और यहाँ पे चार्ज आके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था प्लस Q, ठीक है ना। तो आप चाहते हो यहाँ से, अगर हम ध्यान से देखें, Q यहाँ पे C1 है, V1 है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से V1 की वैल्यू इजिली निकल जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी, हम जानते हैं फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV, यही तो होता है ना कैपेसिटर में। तो यहाँ से अगर हम लोगों को क्या निकालना है, V निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय C1, यहाँ से आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय C2, यहाँ से आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय C3। इस वाले से आप देख सकते हो ना, अगर आप V1 निकालना चाहते हो तो Q बाई C1, V2 निकालना चाहते हो तो Q बाई C2, V3 निकालना चाहते हो तो Q बाई C3 हम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी वोल्टेज है ये सारी की सारी इसको मिल रही होगी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसको कर सकते हैं Q डिवाइडेड बाई C नेट। तो क्लियरली यहाँ से 1 बाई C नेट का जो फॉर्मूला है वो 1 बाई C1, यहाँ से 1 बाई C नेट का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ठीक है ना। अगर तीन कैपेसिटर मेरे सीरीज में कनेक्टेड है तो मुझे इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिल जाएगा। पर याद रखना, तीनों कैपेसिटर पे, जितने कैपेसिटर आप सीरीज में लगाओगे सब पे सेम चार्ज, और वोल्टेज सब पे अलग अलग हो सकती है, वोल्टेज डिवाइड होती है। जो बैटरी की वोल्टेज है वो बढ़ जाएगी। मान लो भैया इसकी ये बहुत बड़ा, ये बहुत रईस आदमी है, ये इसके बच्चे हैं, तो ये अपनी जायदाद का बंटवारा कुछ इसको देगा, कुछ इसको देगा, कुछ इसको देगा, ठीक है ना। आदर्श सब में सेम बांटेगा, ठीक है ना। डिसिप्लिन सब में सेम बांटेगा, जैसे भाई पेरेंट्स होते हैं, है ना। मान लो भैया रईस आदमी है, सबको इसने सेम शिक्षा दी, सबको इसने सेम शिक्षा दी, यानी सबको सेम चार्ज दिया। बट जब धन दौलत की बात आई, इसमें कुछ दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया, इसको दे दिया, वो बांट दी। शिक्षा सबने एक साथ समान ग्रहण करी, पर धन को बांटना पड़ गया इसको, है ना, पैसे बांटने पड़ गए। तू कुछ रख ले, कुछ प्रॉपर्टीज को दे दी, कुछ प्रॉपर्टीज को दे दी, ठीक है ना। उनके काबिलियत के हिसाब से प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया, शिक्षा सबको बराबर दी, चार्ज सबको सेम मिला, यानी कि चार्ज सबने सेम लिया। बट यहाँ पे जो बंटवारा किया गया है वो किसका किया गया है, पोटेंशियल का। इसका पोटेंशियल का कुछ हिस्सा, इसको मान लो ये 100 वोल्ट है तो इसको 30 मिल गया, इसको 20 मिल गया, इसको 50 मिल गया, तो टोटल अगर आप वोल्टेज ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। पर चार्ज जो निकलेगा वो सब पे सेम जाएगा, ठीक है ना। चार्ज कंजर्व है, चार्ज सब पे सेम जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, यानी कि अगर हम n कैपेसिटर की बात करें, फॉर n कैपेसिटर्स, मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, अगर वो सीरीज में हैं, फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो वहां पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, 1 बाई C नेट या C इफेक्टिव का फॉर्मूला लिख सकते हो,
1/C1, 1/C2 till 1/Cn। सारे ही कैपेसिटर्स आपके क्या हो जाएंगे, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे कनेक्ट हो जाएंगे आप देख सकते हो, 1/C, 1/C, 1/C करके आप इनको ऐड कर सकते हो, 1/C1 प्लस 1/C2। उसके बाद सॉल्व करके एलसीएम लेके रेसिप्रोकल लेके सी नेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, दो कैपेसिटर हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फॉर टू कैपेसिटर, अगर आप दो कैपेसिटर की बात कर रहे हो तो आपको कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना। अगर दो ही कैपेसिटर है तो आपको पता है यहां से 1/C नेट आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि इसके लिए सी नेट का फॉर्मूला सिंपली हो जाएगा C1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दो ही कैपेसिटर अगर लगाए, ठीक है ना। अगर सिर्फ दो ही कैपेसिटर लगाओगे तो इजी है, आप सिंपली याद भी रख सकते हो C1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है ना। इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे भी अगर हम ध्यान से देखेंगे 4n कैपेसिटर, एक बार फिर से लिख देते हैं 4n कैपेसिटर। हमने एक चीज देखी थी, अगर सारे कैपेसिटर्स की अगर हम बात करें, हमारा जो फॉर्मूला था वो 1/C नेट क्या था, दोबारा से रीराइट कर रहा हूं, 1/C1 प्लस 1/C2 टिल 1/Cn। ठीक है ना। इसमें भी अगर हम बोलें इफ C1 C2 सब सेम हो जाए, अगर ये सारे कैपेसिटर आपके कैसे हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या होता है, अगर आपको सारे कैपेसिटेंस सेम मिल जाए तो क्या हो जाएगा आप जानते हो, यहाँ पे क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C नेट इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C टिल n टाइम्स। तो बेसिकली ये n/C आ जाएगा, यानी कि नेट C आ जाएगा C/n। ठीक है ना, सिंपल। कितना आ जाएगा, C नेट कितना आ जाएगा, C/n। अगर दो कैपेसिटर लगे हैं तो C/2, तीन कैपेसिटर लगे हैं तो C/3, आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके सारे कैपेसिटेंस सेम हो जाएं, C1 C2 ऑल कैपेसिटर्स आर सेम, है ना। अगर हमारे ऑल कैपेसिटेंस आर सेम, अगर सारा कैपेसिटेंस एक जैसा ही हो, सारे कैपेसिटर का, सभी का कैपेसिटेंस सेम हो जाए, तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं 1/C प्लस 1/C, तो n/C आ जाएगा, और यहाँ पे C नेट आ जाएगा C डिवाइडेड बाई n। ठीक है, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। अब सीरीज के साथ साथ यहाँ पे दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा हम देख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन था वैसे ही हम कह सकते हैं यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन आएगा, ये आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या देख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से हो सकता है कि एक कैपेसिटर मुझे नजर आए इस तरीके से, एक कैपेसिटर मुझे नजर आ रहा है इस तरीके से, एक कैपेसिटर नजर आ रहा है इस तरीके से, और ऐसे ही मुझे सारे कैपेसिटेंस नजर आ रहे हैं। मान लो मैं 3 लेके कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी इस तरीके से V, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। तो सबसे पहले एक बात याद रखो, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ से देखें कितना चार्ज निकल रहा है Q, वापस कितना आ रहा है चार्ज Q। हम चाहते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर की जगह एक ही कैपेसिटर लगा दिया जाए जो इस बैटरी से सेम चार्ज निकाल के दिखाए, यानी कि यहाँ से अगेन हम C नेट निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं सेम बैटरी से ये सेम चार्ज निकाले जितना अभी निकल रहा है, टोटल चार्ज सेम निकले। ठीक है ना, तो हम ये 3 कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लगाना चाहते हैं। यहां पे एक चीज याद रखना, यहां पे पोटेंशियल सेम रहेगा। आप याद रखो जो पोटेंशियल इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे है वो यहाँ पे है, जो नेगेटिव पे है वो यहाँ पे है, तीनों पे ही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी जितना रहेगा, तीनों पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो पहली बात, अगर कैपेसिटर पैरेलल में है, फॉर कैपेसिटर्स इन पैरेलल, फॉर कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अगर कैपेसिटर्स कभी भी आपको पैरेलल नजर आए तो क्या चीज सेम होगी, क्या उनपे चार्ज सेम होगा, नहीं। उनपे क्या सेम होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमेशा जरूरी नहीं कि उनपे चार्ज सेम हो, उस पे क्या सेम रहेगा, फॉर कैपेसिटर इन पैरेलल V इज सेम। ठीक है ना, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितने भी हमारे कैपेसिटर पैरेलल में लगेंगे दे विल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। ठीक है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से चार्ज Q गया, ये 3 हिस्सों में बट जाएगा। मान लो ऊपर चार्ज मिला Q1, यहाँ पे मिला Q2, यहाँ पे मिला Q3, है ना। चार्ज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, चार्ज हो रहा है यहाँ पे, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे चार्ज जाके
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें Q, ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये चार्ज जाके डिवाइड हो गया, किसी पे Q1 चला गया, किसी पे Q2। और ऑब्वियसली अब यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं, हम Q1 को लिख सकते हैं C1V, Q2 को लिख सकते हैं C2V और Q3 को लिख सकते हैं C3V, क्योंकि तीनों पे वोल्टेज सेम है। तो यही अगर हम डाल दें इस वाले के लिए, क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू C नेट इंटू V, यानी कि यहाँ Q की जगह हम लिख सकते हैं टोटल इंटू V, यहाँ पे हम लिख सकते हैं C1V, यहाँ पे लिख सकते हैं C2V और यहाँ पे लिख सकते हैं सॉरी C3V। अब आप यहां से V को कैंसिल कर सकते हो, पोटेंशियल यहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप C नेट निकालना चाहते हो तो सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3, ये मुझे टोटल कैपेसिटेंस नजर आएगा, ये मेरा टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत आसान है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस है डायरेक्टली ऐड हो जाता है। क्या ये कुछ उल्टा नहीं है रेजिस्टर से? रेजिस्टर्स में आप ऐसा देखते हो कब, अगर हम ध्यान से देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा हो रहा है, कैपेसिटर जब पैरेलल लगे हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा होता था R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, और जबकि वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा आता था 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बट यहाँ पे जब कैपेसिटर मेरे सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/C आ रहा है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, उल्टा है, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे खेल चल रहा है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, चार्जेस का बंटवारा, किसी पे चार्ज कम किसी पे ज्यादा, डिपेंड करता है कौन सा कैपेसिटेंस बड़ा है छोटा है। आप देख सकते हो जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज मिलेगा, है ना, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा चार्ज मिलेगा पैरेलल में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नेट कैपेसिटेंस हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे 4C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3, अगर हम n कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं n कैपेसिटर्स, तो पहली बात तो n कैपेसिटर्स में C नेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C1 प्लस C2 टिल Cn सारे। तो अगर हम ध्यान से देखें सारे कैपेसिटेंस अगर इक्वल हैं तो C प्लस C प्लस C प्लस करते करते C, तो कितने कैपेसिटर्स हमने बोले हैं, n कैपेसिटर्स। कितने कैपेसिटर्स हमने लगाए हैं यहाँ पे, n कैपेसिटर्स लगाए हैं, तो यहाँ पे जो मेरा नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो n टाइम C हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस मुझे मिल जाएगा n टाइम C। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? ओके, तो ज्यादा चार्ज किसको मिलता है ये याद रखना, पैरेलल में ज्यादा चार्ज उसको मिलता है जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग याद रख सकते हैं, ये मेरा C इफेक्टिव का फॉर्मूला या फिर नेट कैपेसिटेंस हो गया। तरीका याद रखना, जब भी कैपेसिटर सीरीज में होंगे उनपे सेम चार्ज होगा, पैरेलल में होंगे तो सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ सवाल है, वो कह रहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन दिया है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, ठीक है ना, और वो बोल रहा है इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो। अब देखो कैपेसिटेंस होगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कैपेसिटेंस नहीं है, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई कैपेसिटेंस नहीं होगा वहां पे, ये बात तो समझ में आ रही है। तो कोई कॉम्बिनेशन है सॉरी, अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो वहां पे हम सबसे पहले ये देखें कि किसी कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तभी उसका कैपेसिटेंस काम का है। यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, ये पॉइंट आप देख सकते हो बी, यहाँ पे कोई पोटेंशियल होगा, तो देखो ये ब्लू कलर से मैं कलर कर देता हूँ, यहाँ पे हर जगह एक जैसा पोटेंशियल है, ठीक है ना, ये ब्लू कलर करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर करके मैंने दिखा दिया है, इस पूरी वायर पे एक जैसा पोटेंशियल है, क्योंकि वायर में जब तक कोई रेजिस्टर ना आ जाए, कैपेसिटर ना आ जाए, पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो यानी कि अगर यहाँ पोटेंशियल बी है तो यहाँ भी पोटेंशियल बी है, यहाँ भी पोटेंशियल बी है, यहाँ भी पोटेंशियल बी है, यहाँ भी पोटेंशियल बी है। समझ में आ रहा है? इस ब्लू रंग से जो मैंने ब्लू कलर करा है, यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल सेम है। इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस है क्या कोई? इसके ऊपर भी बी था, इसके नीचे भी बी है, क्या देख सकते हो, नो पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये कैपेसिटर बेकार है, ये कैपेसिटर लगा के भी कोई फायदा नहीं है, इसका कोई कैपेसिटेंस नहीं आएगा। अब ए वाले पे आ जाओ,
चलो हम ए वाले को पिंक कलर से दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो इस पूरे पे एक जैसा पोटेंशियल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पोटेंशियल ए हो गया, यहाँ ए हो गया। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस ए बी है, इस पे भी ए बी है, यानी कि दो कैपेसिटर लगे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी का, इसमें भी ए बी का, मतलब दोनों पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये दोनों पैरेलल में है। समझ रहे हो, ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, यानी कि ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे दो कैपेसिटर बन गए। एक तरीके से आप कह सकते हो, रीड्रॉ कर सकते हो डायग्राम को, यहाँ पे आप बोलो कि सर ये ऐसा हो गया, ए और बी, इसके बीच में दो कैपेसिटर हो गए, और दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2C। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, 2C। ये वाला कैपेसिटर वेस्ट हो गया है, क्यों, क्योंकि इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से आप कह सकते हो इसको आप हटा भी सकते हो, हटा दोगे तो यही आ जाएगा। सॉरी, तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इसका, 2C। ठीक है, आगे आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। चार्ज Q टेकन फ्रॉम द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इन द सर्किट। तो यहाँ पे हम लोगों से बोल रहा है कि टोटल चार्ज कितना निकलेगा इससे। तो आप सबसे पहले यहाँ कॉम्बिनेशंस को देखो, आपको नजर आ रहा है यहाँ कॉम्बिनेशन क्या है, 3 और 6 का क्या कॉम्बिनेशन आएगा, जल्दी से सोचो। 3 और 6 के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करो। ये सीरीज में है या पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में इसका इफेक्टिव क्या आएगा, सी नेट कितना आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, है ना, C1 C2 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, ये आ गया 18 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 2। ठीक है ना, 18 बाय 9 यानी कि 2, यानी कि इसका इफेक्टिव हो गया है 2 माइक्रोफैरेड। अब नीचे वाला तो है ही मेरे पास 4 माइक्रोफैरेड का, है ना, नीचे वाला तो ऑलरेडी मेरे पास है ही 4 माइक्रोफैरेड का। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। मतलब पैरेलल में क्या नजर आ रहा है, 2 और 4, और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 2 प्लस 4 यानी कि 6 माइक्रोफैरेड बन जाएगा। यहाँ पे इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा 6, यानी कि ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे एक 12 वोल्ट का बैटरी है, और नीचे जो इफेक्टिव आया है सॉल्व करने के बाद, नीचे जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आया है सॉल्व करने के बाद, इनका सीरीज 2 और सीरीज और इन दोनों का पैरेलल, यानी कि हो गया था 6 माइक्रोफैरेड हो गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो Q इज इक्वल्स टू CV फॉर्मूला लगा सकते हैं। C मेरे पास 6 है, V मेरे पास 12 है, यानी कि ये 72 माइक्रोकूलम आ गया। तो मेरा आंसर आ जाएगा 72 माइक्रोकूलम। 72 माइक्रोकूलम, ये हमें फाइनल आंसर मिल गया। दिस इज द चार्ज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, क्लियर है, 72 माइक्रोकूलम। आगे आते हैं, द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट कैपेसिटीज व्हेन देयर 3 कैपेसिटर्स 2, 4 एंड 6 आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इज। तो सबसे पहले 2 और 4 6 को आपको कैसे कनेक्ट करना है, आपके पास एक कैपेसिटर है 2, एक 4 और एक 6। तो सबसे पहले आप इसका सीरीज कॉम्बिनेशन ले लो, सबसे पहले क्या ले लो, सीरीज। और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सी इफेक्टिव देख सकते हो, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगा। कैल्शियम आएगा 4, 6 और 2 का, सोचो 6 2 12, 12 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 2 कितने टाइम्स 12 होता है, 6। 4 कितने टाइम्स 3 होता है, 4 कितने टाइम्स 12 होता है, 3, है ना, और 6 कितने टाइम्स 12 होता है, 2। तो ये आ गया, ये मेरा 1/C इफेक्टिव आया है। तो C इफेक्टिव के लिए आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 12। पहले आप देख सकते हो ये कितना बन गया था, 9, 11/12 बन गया था, तो ये 12/11 हो गया C इफेक्टिव माइक्रोफैरेड। ठीक है ना, माइक्रोफैरेड तो याद ही रखना हम। तो C इफेक्टिव हो गया 12/11 माइक्रोफैरेड, सिंपल। ठीक है, अब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, अब आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करो। पैरेलल तो बहुत ही आसान है ना, पैरेलल में तो आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे C पैरेलल की अगर आप बात करोगे, वो सीरीज वाला था, ये तो सिंपली 2 + 4 + 6, यानी कि सॉरी, अगर आप तीनों को ऐड कर दोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 + 4 + 6 कितना आ गया, यहाँ से 12, है ना, 12 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 12 माइक्रोफैरेड आ गया यहाँ पे। अब आपको रेशियो किसका निकालना था, सीरीज से पैरेलल का। तो C सीरीज जो भी आपने सीरीज में निकाला था, डिवाइडेड बाय C पैरेलल जो आपने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया था। तो अगर आप सीरीज की बात करोगे तो 12/11, और पैरेलल में मेरा वैसे भी 12 है, तो ये आ जाएगा 1/11। ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/11। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/11, यानी कि फर्स्ट वाला।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1:11। सी सीरीज डिवाइडेड बाय सी पैरेलल। पहले आपने इसको सीरीज में लगाया तो 12/11 आया, फिर आपने इसको पैरेलल में लगाया तो इसका आंसर 12 आ गया, फिर आपने इनका रेशियो ले लिया। ओके, तो जब आप रेशियो ले रहे हो तो ध्यान से एक बार रेशियो लेना, सीरीज का पैरेलल से ले रहे हो या पैरेलल का सीरीज से, क्वेश्चन में जो पूछा जाए वही करना। इसने कहा है फर्स्ट सीरीज एंड देन पैरेलल, ठीक है। When two capacitors are joined in series, the resultant capacity is 2.4 microfarad, and when they are joined in parallel, then the resultant capacity is 10 microfarad. ठीक है, तो यहाँ पे दो कैपेसिटर है, हमें नहीं पता क्या है, C1 C2, तो हम इसके कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सीरीज निकाल लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा आप जानते हो, C1 C2, दो ही है ना, C1 प्लस C2, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये दे रखा है 2.4। और फिर आते हैं इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, यहाँ पे उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी लिया गया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, जल्दी से देखो फटाफट, पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपली हो जाएगा C1 प्लस C2, वो कितना हो जाएगा हमें पता है 10 माइक्रोफैरेड। ये कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। ये मेरा 2.4 माइक्रोफैरेड था, वो 10 माइक्रोफैरेड है। तो आप देखो यहाँ से C1 प्लस C2 की वैल्यू मैं डाल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, मुझे इसकी वैल्यू पता है, यानी कि C1 C2 डिवाइडेड बाय 10, ये 2.4 के बराबर है ना। C1 C2 मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से, C1 C2 आ जाएगा 24। अब आप जस्ट ऑप्शन देखो, किन दो ऑप्शन को ऐड करके 10 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है, यही करना है ना। इन दोनों को ऐड करके 10 आ रहा है, इसको भी 10, इसको भी 10, यानी ऐड करके तो सभी 10 आ रहे हैं। बस आप ये देखो किन को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है। 7 3 ज़ा 21 नहीं आएगा, 1 इंटू 9 9 नहीं आएगा, 6 इंटू 4 24 आ गया, यही ऑप्शन हो गया। 8 इंटू 2 16 नहीं आएगा, है ना, यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इन सबको ऐड करके 10 तो आ रहा है, पर मल्टीप्लाई करके 24 भी आना चाहिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है। कई बार ऑप्शंस को देख के भी हम लोग अच्छे से कर ले तो अच्छा रहता है क्वेश्चन, ठीक है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। यहाँ पे हमें P पॉइंट दिया है, यहाँ पे हमें Q दिया है। इस पूरे सर्किट को सॉल्व करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये लैडर है, कई बार इनफाइनाइट लैडर्स भी आती हैं, जो मैं भी बाद में पढ़ाऊंगा, आपको याद रखना, मैं पढ़ाऊंगा इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा। दिस इज नॉट इनफाइनाइट लैडर, ये लैडर है, इसको लैडर कहते हैं। लैडर का मतलब जैसे इस तरीके से ये लैडर सर्किट कहलाता है, जहां जैसे सीढ़ी बन जाती है, लैडर टाइप, ठीक है ना। बट इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, आपको नजर आ रहा है। तो जब भी फाइनाइट लैडर हो, आपको दिख रहा हो इनफाइनाइट नहीं है, तो ये सॉल्वेबल होती है, यहाँ सॉल्व करने का कोई तरीका जरूर होगा। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इसको सॉल्व करना, क्योंकि आपको यहाँ से नजर आ रहा है क्लियरली ये दोनों सीरीज में। क्यों सीरीज में, क्योंकि इन दोनों के बीच में और कुछ नहीं लगा है, इन दोनों में सेम चार्ज फ्लो करेगा, तो ये दोनों सीरीज में। 10 और 10 का सीरीज क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने देखा था जब n कैपेसिटर सीरीज में लगते थे तो C/n आता था। दो एक जैसे कैपेसिटर सीरीज में लगेंगे तो C/2, यानी कि दोनों अगर सीरीज में लगेंगे, इनका रिजल्टेंट कितना होगा C/2, यानी कि 10/2, 5 है ना। इसका रिजल्ट कितना होगा 5, यानी कि इन दोनों का इफेक्टिव कितना मिल जाएगा। इन दोनों को हटा दूं अगर, तो इन दोनों का इफेक्टिव यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, कितना लगा सकता हूँ, इन दोनों को हटा के 5। अब मुझे बताओ 5 और 5 कैसे हैं पैरेलल में, दोनों का रिजल्ट क्या बन जाएगा 10, इन दोनों का रिजल्ट क्या बन जाएगा 10, है ना। समझ में आ रहा है, ये 5 और 5 पैरेलल में, इन दोनों का रिजल्ट क्या बन जाएगा 10। और फिर इन दोनों को हटाना पड़ेगा, यानी कि मैं इन दोनों को हटा सकता हूँ। इस 5 को इस 5 के साथ कैसे रख देंगे, पैरेलल में रख देंगे, फिर इसको हटा सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को हटाऊंगा तो फिर क्या बनेगा, मेरा एक नया सर्किट बनेगा, है ना। इन दोनों को हटाऊंगा, यानी कि मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मेरा 10 है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इसका और इसका, इन दोनों का रिजल्ट आएगा दोबारा से 10। फिर सर्किट बन गया मेरा ऐसे, है ना, फिर सर्किट ऐसे, फिर ये मेरा सर्किट ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये सर्किट ऐसे, ठीक है ना। ये 10 है, फिर ये मेरा 5 है, फिर ये मेरा 10 है, ये मेरा 5 है, ये 10 है। तो आप देख सकते हो क्या रहा है, अभी मैंने सिर्फ इस ब्रांच को सॉल्व किया है, तो मेरा दोबारा से सेम ब्रांच ही बन गई। अगर हम ध्यान से देखें, इसको सॉल्व किया, 10 और 10 5 आया, 5 और 5 10 आ गया। अब आप देख सकते हो बस ये ब्रांच खत्म हो गई, बट बिल्कुल पहले जैसा ही है, यानी कि दोबारा से 10 और 10 5 होगा, 5 और 5 10 होगा, फिर 10 और 10 5 होगा, 5 और 5 10 होगा, यानी कि यहाँ पे ये सर्किट अपना आपको रिपीट करता जा रहा है ठीक है ना। क्योंकि अभी यहाँ पे आऊंगा, ये दोबारा से 5 मिल जाएगा, 5 और 5 10 होगा, फिर 10 और 10 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 होगा, यानी कि लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, लास्ट में मुझे यहाँ दिखेगा 10, ये दिखेगा P, और यहाँ पे दोबारा से मुझे क्या दिख जाएगा 10, और यहाँ मिल जाएगा Q।
आप इन दोनों को सॉल्व करो, दोबारा से देखो, मैं फिर से दिखाता हूँ शुरू से, ठीक है ना। आप इसको फील करना, क्योंकि इसको बार बार लिख के करने की जरूरत नहीं है। ये 10 और 10 है, ये क्या देगा हमें 5, है ना, ये क्या देगा 5, ये 5 और 5 हमें क्या देगा दोबारा से 10, है ना। इन दोनों का रिजल्ट फिर 10 मिलेगा, फिर ये 10 और 10 क्या देगा हमें 5, है ना, फिर ये 5 और 5 हमें क्या देगा दोबारा से 10, फिर 10 और 10 क्या देगा 5, 5 और 5 क्या देगा 10। तो यहाँ पे इफेक्टिवली आपको सिर्फ एक 10 दिखेगा लास्ट में, यानी कि 10 और 10 दोबारा से हमें सीरीज में नजर आ रहे हैं, और इन दोनों का रिजल्ट कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड, यानी कि फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस आंसर। ओके, ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, इस कैटेगरी को ध्यान से देखो। यहाँ पे कुछ प्लेट्स बना के दिखाई गई हैं। यहाँ पे कह रहा है 4 प्लेट्स ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर जॉइंड, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। देखा जाए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अगर इसको मैं बना के दिखाऊं, यहाँ कहने का मतलब है, मान लो एक प्लेट ऐसे लगी है, सोचो ये एक मेरी प्लेट है, ठीक है ना, एक प्लेट मेरी ऐसे पड़ी है, ठीक है ना, और एक प्लेट मेरी ऐसे पड़ी है। आपको यहाँ 3 प्लेट नजर आ रही, ठीक है ना, यू कैन सी यहाँ पे आपको 3 प्लेट नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, प्लेट को दिखाने का तरीका अलग है मतलब यही, ठीक है ना। 1 2 3, एक प्लेट और बना देता हूँ, 4 प्लेट उन्होंने बनाई है, मैं भी 4 बना देता हूँ, तो ये 4 प्लेट बना देता हूँ, ठीक है। इनके पास कितनी प्लेट्स है आप देख सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है ना। एक प्लेट ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 4 प्लेट्स है, ठीक है। अब उसने क्या किया हुआ है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाली 2 प्लेट्स को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि यहां से इन दोनों को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, और इसको कुछ पोटेंशियल दिया है, इसको बोल रहा है ए, ठीक है। फिर क्या किया हुआ है, इन दोनों प्लेट को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, इन दोनों प्लेट्स को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, और इसको कुछ पोटेंशियल बोल रहा है बी। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ये करने की कोशिश की गई है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, मैं कह सकता हूं ऊपर वाली प्लेट पे एक जैसा पोटेंशियल है, ऊपर वाली प्लेट मेरी पूरी थ्रू आउट किस पोटेंशियल पे आ गई, यानी कि मैं कह सकता हूं ऊपर वाली प्लेट, अगर हम ध्यान से देखें, ये ए पोटेंशियल पे आ गई। ये वाली प्लेट भी येलो कलर से कनेक्टेड है, तो इसका भी पूरे का पोटेंशियल कितना है ए, तो इस प्लेट का पोटेंशियल है इसका ए। अब ये पिंक वाली है ना, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये पूरी प्लेट पिंक से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बी, और ये वाली प्लेट भी बी से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप देखो ध्यान से, 2 प्लेट के बीच में एक कैपेसिटर बनता है, इनके बीच का डिस्टेंस उसने क्वेश्चन में दिया है डी, एरिया दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को सॉरी, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, ए ले लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ए होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सभी में डिस्टेंस सेम है, तो एक कैपेसिटेंस इनके बीच में बनेगा ए और बी, है ना, एक कैपेसिटेंस इनके बीच में बनेगा ए और बी, एक कैपेसिटेंस इनके बीच में बनेगा, 3 कैपेसिटेंस बन रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस पे पोटेंशियल है ए, इस पे बी, इस पे ए, इस पे बी, इस पे बी, इस पे ए, तो एक कैपेसिटेंस इसके बीच में बना, मान लो एक कैपेसिटेंस इसमें बना सी, एक कैपेसिटेंस इसमें बना सी, एक कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच में बना सी, तो 4 प्लेट है बट 3 कैपेसिटेंस बनेंगे, एक कैपेसिटेंस यहां से सी सी सी, तीनों कैपेसिटेंस सेम क्यों है, सेम इसलिए है क्योंकि एरिया सारी प्लेट्स का सेम है, डिस्टेंस सेम है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो हर 2 प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस सेम है, एरिया सेम है, तो कैपेसिटेंस सी यहां बना, यहां बना, यहां बना। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले यहां पॉइंट लिख दो ए और बी, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल ए है और बी है, यानी कि एक कैपेसिटर आप ये दिखा सकते हो, ऊपर वाला कैपेसिटर आप ऐसे दिखा सकते हो, ए और बी के बीच में। ये कैपेसिटेंस यहाँ ए और बी के बीच में और बन रहा है, तो एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में और बना दो, एक और कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में बन रहा है, तो एक और कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में बना दो, ठीक है ना। आप नंबर देना चाहते हो प्लेट को, आप ऐसे दे दो, इसको प्लेट नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ऐसे आप लिख के भी देख सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, आप यहां से ये कैपेसिटेंस देख सकते हो, ठीक है ना। तो 3 कैपेसिटेंस बनेंगे, सी सी सी, तीनों कैसे हैं हमारे पैरेलल में, तो इफेक्टिव कितना आ जाएगा, अगर आप सी नेट देखोगे 3C आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देखो, अब इस डायग्राम में आते हैं, सेम चीज मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ करके, भाई जैसे ही आपने ये येलो वाले से देखा था, ये पॉइंट ए है, तो आप देख सकते हो एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, ये मेरी एक प्लेट है, ठीक है ना, ये मेरी एक प्लेट है, तो ये 2 प्लेट्स आपको नजर आ रही है ना, येलो कलर से दिखाया है। वैसे ब्लू पिंक वाली को दिखा देता हूँ, ये मेरा बी है, तो ये तरीके से आप दिखा सकते हो, एक प्लेट मेरी ये पिंक वाली है, एक प्लेट मेरी ये वाली पिंक है, ठीक है ना, ये नजर आ रही है आपको। तो एक कैपेसिटेंस यहां बना येलो और पिंक में, एक यहां बना येलो और पिंक में, एक यहां बना, 3 कैपेसिटेंस बने, इसलिए आपके सी इफेक्टिव कैसे आ रहे हैं
3C आ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों पे सेम है, ए बी का, इसमें भी ए बी का, इसमें भी ए बी का। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप एक बैटरी लगा के देख लो, है ना। मान लो ये V वोल्ट की बैटरी है, इस पे पोटेंशियल V है, इसका 0 है, इसको बोल दो V 0, है ना। और फिर इसको क्या बोल दो आप, दोबारा से देखो, ये वाला हो गया V और ये वाला क्या हो गया मेरा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, ये येलो वाला ना, येलो वाला V हो गया, ये वाला भी मेरा V हो गया, ये 0 और ये वाला मेरा 0। तो V और 0 में एक कैपेसिटेंस, V और 0 में एक कैपेसिटेंस, V और 0 में एक, तो तीनों पे पोटेंशियल मेरा V ही है, तीनों पे सेम पोटेंशियल है, इसलिए यहाँ पे 3C हो जाएगा, यानी कि C नेट का फॉर्मूला हो जाएगा 3C, यानी कि 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D, 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखो, ये भी वैसा सही क्वेश्चन है, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, पर थोड़ा ध्यान से करें। यहाँ पे देखो मैं कलर करके दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देखो P वाला, है ना, आप ध्यान से देख सकते हो P वाला इससे कनेक्टेड है, ये रहा, दिख रहा है आपको। तो P वाली एक ही प्लेट है हमारे पास, इस प्लेट को हम P से बना देते हैं। एक प्लेट मेरी P की है, तो मैं इस प्लेट को P के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक प्लेट मुझे नजर आ रही है, ये पिंक वाली प्लेट मेरी P से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल P हो गया, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स में भी डिस्टेंस डी है, यहां भी डी दिया है, यहां भी डी दिया है, यहां भी डी दी है। कितनी प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्लेट्स। जब 4 प्लेट्स थी तो 3 कैपेसिटर बन पा रहे थे, यहाँ 5 प्लेट है तो यहाँ 4 कैपेसिटर बनेंगे, है ना। नंबर ऑफ प्लेट कैपेसिटर से एक ज्यादा होती है। जब 5 प्लेट तो 4 कैपेसिटर, 4 प्लेट तो 3 कैपेसिटर मिल सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ 5 प्लेट है तो 4 कैपेसिटर मिलेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस डी, इनके बीच में डी, इसके बीच में डी, इसके बीच में डी। तो ये पी किससे कनेक्टेड है, ये पिंक वाली से, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, क्यू को मैं ब्लू से कलर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये ब्लू से मैं जो कलर कर रहा हूँ वो क्यू वाले को कर देता हूँ, तो क्यू वाली प्लेट आपको नजर आएगी। एक प्लेट ये है जो क्यू से कनेक्टेड है, एक प्लेट ये है, ठीक है। 2 प्लेट्स हैं जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे क्यू से कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हो ये दोनों प्लेट्स मेरी क्यू से कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये क्यू से कनेक्टेड। बाकी की जो 2 प्लेट्स हैं, ना तो वो पी से कनेक्टेड है ना क्यू से, उन पे अलग ही कलर कर देते हैं, है ना। ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, इनको येलो कलर से दिखा देता हूँ। ये आपस में कनेक्टेड है पर ये पी और क्यू से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, ठीक है ना। तो इसको कुछ और नाम दे देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है सर इसका क्या पोटेंशियल है, तो इसका नाम दे देता हूँ मैं आर, है ना। इसको क्या नाम दे देता हूँ, आर। अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैपेसिटेंस निकालना है किसके बीच में, पी और आर के बीच में, क्यू और आर के बीच में, या किसके बीच में, नहीं, कैपेसिटर है पी और क्यू के बीच में। किसके बीच में बोल रहा है, पी और क्यू के। तो आप एक साइड लिख दो पी, ठीक है ना, एक साइड लिख दो पी, और दूसरे बिल्कुल कॉर्नर पे जिनके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है ना, उसको दूर दूर रख दो, पी और क्यू। और उसके बीच में एक पॉइंट और है आर, उसको बीच में लिख दो। जिनके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है उसको कॉर्नर पे रखना है, और बीच में अगर और कोई पॉइंट लाई करता है या और 2 या 3 पॉइंट लाई करते हैं, उनको बीच में दिखाना है। तो यहाँ पे मेरे पास पी और क्यू के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, बिटवीन पी एंड क्यू, तो इनको मुझे साइड में रखना था, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करा जाएगा, इसके बाद क्या किया जाएगा, आप देखो ये कैपेसिटेंस किसके बीच में बन रहा है, ये आर और पी, है ना। ये मेरा आर था, ये मेरा पी है, ये मेरा क्या है, क्यू है, ये मेरा क्या है, आर है, ये वाला क्या है, मेरा क्यू है। तो एक कैपेसिटेंस बन रहा है पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में एक कैपेसिटर बना दो, पी और आर के बीच में एक कैपेसिटर मैंने बना दिया, ठीक है। एक कैपेसिटर ये भी पी और आर के बीच में बन रहा है क्या, नहीं, ये किसके बीच में बन रहा है, पी और क्यू के बीच में, सॉरी, पिंक और येलो वाला, पिंक और ब्लू वाला पी और क्यू के बीच में बन रहा है। तो एक कैपेसिटर पी और क्यू के बीच में बना दो, मैंने ये बना दिया, पी और क्यू के बीच में कैपेसिटर बना दिया। देखो पहला बनाया था मैंने पी और आर के बीच में, दूसरा पी और क्यू के बीच में। नेक्स्ट बन रहा है क्यू और आर के बीच में, क्यू और आर के बीच में एक कैपेसिटर बनाना है, मैंने बना दिया, ठीक है ना, बना दिया ना, समझ में आ रहा है। पहला आर और पी में बनना था, तो पहला मैंने पी और आर के बीच में बनाया है, पहला कैपेसिटर ये है, ठीक है ना, जो फर्स्ट कैपेसिटर है ये बनाया। दूसरा कैपेसिटर पी और क्यू के बीच में बनना था, तो ये है पी, ये है क्यू, ऊपर से बना दिया, आप नीचे भी बना सकते थे, जैसे बनाना चाहो बना दो। तीसरा मेरा किसके बीच में बन रहा है, क्यू और आर के बीच में, तो क्यू और आर के बीच में एक लगा दिया। चौथा बन रहा है मेरा आर और क्यू के बीच में, क्यू और आर के बीच में एक और बन रहा है, तो यहाँ पे 2 बन रहे हैं क्यू और आर के बीच में, तो इनको पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि ये मेरा सर्किट हो गया एक तरीके से। अब ये सर्किट सॉल्वेबल है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, 2 कैपेसिटर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, किसके बीच में, Q और R के बीच में। एक कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है P और R के बीच में, एक कैपेसिटर नजर आ रहा है P और Q के बीच में। सॉल्व करो, इसका कैपेसिटेंस कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे C, इसका भी C, ये भी C, ये भी C, ठीक है ना। ये सारे कैपेसिटेंस आपको समझ में आ रहे हैं,
ये मेरा क्या है सी। तो पहले इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करो। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा 2C। ठीक है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा 2C, यानी कि मेरा सर्किट बन जाएगा, ये है मेरा P, ये है मेरा Q, एक था मेरा कैपेसिटर इधर, एक मेरा पॉइंट था R, और इन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस आ गया है वो कितना आ गया है 2C, और ऊपर है मेरा एक कैपेसिटर ये, ठीक है ना, ये मेरा C है ना। इन दोनों का रिजल्ट कितना आ गया 2C, मैंने दिखा दिया। अब 2C और C पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। 2C और C का कॉम्बिनेशन पहले मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, इसका और इसका कॉम्बिनेशन 2C और C का सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा 2C इंटू C डिवाइडेड बाई 2C प्लस C। ये कैसे आया, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यानी कि ये आ जाएगा 2C बाय 3, ठीक है ना। ऊपर 2C स्क्वायर, नीचे 3C आ गया, तो 2C बाय 3। तो अब ये किसके साथ आएगा, ऊपर वाले के साथ पैरेलल में, है ना। तो 2C बाय 3 का कॉम्बिनेशन ऊपर वाले के साथ पैरेलल में, यानी कि अब मुझे सॉल्व करना है इसको इसके साथ 2C बाय 3 के साथ। तो C नेट जो मेरा आएगा वो मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C और 2C बाय 3 है, यानी कि C प्लस 2C बाय 3, यानी कि यहाँ से आ गया 5C बाय 3, ठीक है ना। एलसीएम 3 आ गया तो 5C बाय 3 आ गया, यानी कि 5 बाय 3 और A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है ना। कैपेसिटेंस का तो फॉर्मूला हमें पता ही है ना, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, ठीक है ना। तो 5 बाय 3 A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। एक बार दोबारा से दिखा दूं, देखो बहुत सिंपल है। ये जब मुझे प्लेट्स दे रखी थी, आराम से आप देख सकते हो, ये दोनों मेरी आर से कनेक्टेड है, येलो वाली, तो इनको मैंने नाम दे दिया, यहाँ कुछ लिखा नहीं था, मैंने आर नाम दे दिया। तो ये भी येलो बन गई, ये भी येलो बन गई, इन दोनों पे पोटेंशियल आर, इस पे भी आर तो इस पे भी आर, ठीक है। ये मेरी पी से कनेक्टेड थी, इसको मैंने पिंक कलर से कर दिया, तो इसका पोटेंशियल मैंने पी बोल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मेरा क्यू था, ये दोनों प्लेट क्यू से कनेक्टेड थी, एक वायर से कनेक्टेड थी, तो इस पे भी क्यू और इस पे भी क्यू। तो एक कैपेसिटेंस बना मेरा पी आर में, एक मेरा पी क्यू में बना, ठीक है। ये मेरा बना क्यू और आर के बीच में, और ये मेरा बना आर और क्यू के बीच में। तो मैंने सबसे पहले वो पॉइंट्स बनाए जिनके बीच में कैपेसिटेंस निकालना होता है, पी और क्यू। पी और क्यू ये रहा, एक ये रहा पी और एक ये रहा क्यू, ठीक है। तो पहला कैपेसिटेंस मेरा पी और आर के बीच में है, तो पी और आर के बीच में मैंने ये वाला कैपेसिटर बनाया। दूसरा कैपेसिटर मेरा ये रहा, ये किसके बीच में है, पी और क्यू में, तो मैंने यहाँ से पी, ये रहा मेरा क्यू, इनके बीच में एक कैपेसिटर बना दिया। नेक्स्ट कैपेसिटर मेरा क्यू और आर के बीच में है, तो आप देख सकते हो ये है मेरा क्यू और ये रहा आर, तो इनके बीच में एक कैपेसिटर और बना दिया, यानी कि दो मेरे यहाँ से हो गए, है ना, और अगला भी क्यू और आर, ठीक है ना। ये दोनों मेरे क्यू आर के बीच में, ये भी क्यू और आर, ये भी क्यू आर, तो यहाँ पे दो बन गए। इन दोनों सी का कितना आ गया 2C, है ना, और 2C और C सीरीज में है, तो यहाँ से आ गया 2C बाई 3, और 2C बाई 3 इसके साथ पैरेलल में है, तो 2C बाई 3 प्लस C बाई 3, 2C बाई 3 प्लस C, यानी कि 5C बाई 3, ये आ जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q आर इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे एक एक करके ना पहले हम तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको अपना A मान लेते हैं सर्किट, ये मेरा B हो गया, ये मेरा सर्किट C हो गया। तीनों सर्किट्स को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले सर्किट A में आते हैं, बहुत सिंपल है। देखो ये पॉइंट मेरा P है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट मेरा P है, ये वाला पॉइंट मेरा P है, तो इसको ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक P, तो ये पॉइंट भी मेरा P होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये P ही चल रहा है। दूसरा मेरा पॉइंट Q है, दूसरा पॉइंट कौन सा है मेरा, ये मेरा पॉइंट Q है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पोटेंशियल मेरा Q है, ये भी Q है, यहाँ भी Q है। तो आप एक एक करके तीनों कैपेसिटर को देखो। इस कैपेसिटर पे PQ का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे भी P और Q, इस पे भी। क्या तीनों कैपेसिटर पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है? देखो इसके लेफ्ट साइड P है, राइट साइड Q है, इसके नीचे P है, ऊपर Q है, इसके इधर P है और इसके इधर Q है। तो तीनों कैपेसिटर पे सेम वोल्टेज आ रही है, यानी कि ये तीनों कैसे हैं, इन पैरेलल। पैरेलल में ही तो सेम वोल्टेज आती है, तो ये तीनों ही पैरेलल में है, तो यहाँ पे C इफेक्टिव कितना आ जाएगा 3C, ठीक है। इस वाले पे आ जाओ जरा, इसमें चेक करो, इसमें दोबारा से देखो जरा, ऊपर ये पॉइंट आपको P नजर आ रहा है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट P है, ये आ जो P है, P है, P है, जब तक कैपेसिटर नहीं आता पोटेंशियल नहीं बदलता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक P, ये सारा P है ना, ये पूरी वायर P है, P है। जब देखो कैपेसिटर आ जाएगा, मैं यहाँ P नहीं लिख सकता, जब तक कैपेसिटर नहीं आता तब तक ये पूरी वायर एक जैसे रंग की है, P है, P है। अब नीचे आ जाओ Q पे आ जाओ जरा, ध्यान से देखो,
ये मेरा पॉइंट Q है, तो ये मेरी पूरी वायर एक जैसी होगी, एक जितने पोटेंशियल पे होगी। यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी मैं Q लिख सकता हूँ। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस PQ, इस पे भी PQ, इस पे भी PQ, यानी कि ये तो सर ये तीनों दोबारा से पैरेलल में आ गए। ये भी तो सारे पैरेलल में हो गए, तीनों पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भी इसका सी नेट मेरा 3C ही होगा। इस पे भी सी नेट 3C होगा। तीसरे वाले पे आ जाओ, इसको देखो ध्यान से, ये पॉइंट मेरा P पे है, ध्यान से देखना, यहाँ तक ये मेरी वायर पिंक रंग की होगी, एक जैसा कलर रहेगा अभी तक। ये पूरा पॉइंट मेरा P पे, देखो ध्यान से, ये P यहाँ तक सारा एक जैसा होगा, ठीक है। अब Q वाले की अगर आप बात करोगे, Q वाले को देखो, ये मेरे हरे रंग की वायर होगी, इसको मैं कुछ Q बोल देता हूँ। यहाँ भी मेरा Q, यहाँ भी मेरा Q, यहाँ भी मेरा Q, ये पूरा मेरा Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। तो इस कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? PQ, इस पे भी PQ, इस पे भी PQ। क्या तीनों पे PQ है? इस पे देखो ना, इसके लेफ्ट साइड P है, राइट साइड Q है ना। अब देख सकते हो लेफ्ट साइड P है, राइट साइड Q है, इसके Q और P, इस पे भी QP, ठीक है ना। तो तीनों कैपेसिटर फिर से ये कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए। तो यहाँ पे भी तीनों कैपेसिटर पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सभी पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे भी मेरा अगर C इफेक्टिव निकाला जाएगा तो वो 3C ही आएगा, यानी कि यहाँ पे तीनों जगह मेरा सेम इफेक्टिव आ गया। तो जो रेशियो होगा वो 1:1:1 ही होगा। तीनों पे सेम कैपेसिटेंस आ रहा है, तीनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है, तो मेरा इफेक्टिव कैपेसिटेंस 1:1:1 ही हो सकता है, और तो कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, एंड हैविंग सेम चार्ज कोलैस। कोलैस का मतलब क्या होता है? मिक्स करना। कोलैस का मतलब होता है मिक्स करना या फिर सबको एक साथ मिला देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 8 ड्रॉप्स को, कितनी ड्रॉप्स को? 8 ड्रॉप्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको याद है जब n ड्रॉप्स को मिलाते थे, ठीक है ना, सभी का रेडियस अगर r होता था तो बड़ी ड्रॉप का रेडियस कितना होता था? ये अब आपको मैंने कहा था डायरेक्टली याद रखना सीखो, r = n⁻⁴r, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जब आप n ड्रॉप्स को बनाते थे तो बड़ी ड्रॉप का रेडियस ये होता था। यहाँ पे भी यही हो रहा है, 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी सेम रेडियस की, ठीक है ना, और उन सबको मिलाया जा रहा है एक बड़ी ड्रॉप बनाने के लिए। तो हमें कैपेसिटेंस बड़ी का छोटी से निकालना है। आप छोटी वाली ड्रॉप का कैपेसिटेंस बताओ। छोटी वाली ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस होगा आइसोलेटेड कैपेसिटर जैसा होगा ना, 4πε0r। बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा? बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस होगा 4πε0R होगा ना, ठीक है ना। और आपको पता है बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस हो जाएगा 4πε0। r को क्या लिख सकते हो? यहाँ पे r होता है, यहाँ 8 ड्रॉप्स है, 8⁻⁴r यानी कि 2r। 8 का क्यूब रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, है ना, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2r। बेसिकली ये 2 टाइम्स 4πε0r आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 टाइम्स जो छोटा वाला कैपेसिटेंस था, स्मॉल कैपेसिटेंस, ठीक है ना, छोटी ड्रॉप का कैपेसिटेंस था, यानी कि जो बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस है वो 2 टाइम्स छोटी वाली ड्रॉप का है, तो कैपिटल C/स्मॉल c इज 2, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ट्वाइस। क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छे से? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना, कैपेसिटेंस डायरेक्टली डिपेंड अपॉन रेडियस। तो अगर आप 8 ड्रॉप को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाओगे, बड़ी ड्रॉप का रेडियस डबल है तो उसका कैपेसिटेंस भी डबल होगा। चार्ज वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे चार्जेस वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हो। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, देखो ये कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन अभी खत्म नहीं हुए हैं, इसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स केसेस भी आते हैं, इनफाइनाइट लैडर, अलग अलग तरीके के, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। पर पहले उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं पहले उनको खत्म कराऊंगा। जैसे कि जितना भी हमने यहाँ कॉम्बिनेशन किया है इतना इनफ होता है, एग्जाम में ज्यादा इससे मुश्किल नहीं आता है। बट हाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जो हम और भी डिस्कस कर सकते हैं, इससे हटके भी कर सकते हैं। बट पहले रेलिवेंट पार्ट जो ज्यादा रेलिवेंट है वो है कि पहले हम एनर्जी को पढ़ लें, तभी हम बाकी की कॉम्बिनेशंस को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनमें 3-4 कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए पहले हमें एनर्जी पढ़ना है। तो सबसे पहले एनर्जी पे फोकस करो कि एनर्जी कैसे निकालेंगे। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, यानी कि अगर आप यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स की बात कर रहे हो तो इसके बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। मैंने बोला था एनर्जी स्टोर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होती है, पढ़ा था ना हमने। और भी एक फॉर्मूला है एनर्जी के, 2-3 फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं। एक हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, ये V वोल्ट से कनेक्टेड है, ये मेरी जो पॉजिटिव टर्मिनल बन गई, ये मेरी नेगेटिव टर्मिनल बन गई,
ठीक है ना। एक्चुअली बैटरी का काम है कि वो क्या करता है, यहां से पॉजिटिव चार्ज को खींचता है और नेगेटिव प्लेट पे रख देता है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींचता है और नेगेटिव प्लेट को दे देता है, और तब तक देता है जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो इसका जो कैपेसिटेंस है सी ए मान लेते हैं, ये अगर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, कैपेसिटेंस चार्ज से फर्क नहीं पड़ता कैपेसिटेंस को, ना पोटेंशियल से फर्क पड़ता है, वो सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट और एरिया ऑफ प्लेट से बदलता है। अगर एक बार कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ चार्ज आ जाएगा Q, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -Q, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल जितना हो जाएगा। मान लो आपने इसको सेल से चार्ज किया और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया, चार्ज Q आ गया, कैपेसिटेंस C है। ऐसे में आप एनर्जी का फॉर्मूला याद रख सकते हो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ कैपेसिटेंस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो हाफ Q स्क्वायर बाई C, ठीक है ना। और इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो हाफ QV, ठीक है ना। इसको डिराइव भी कर सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये किसकी टर्म्स में है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म्स में, ये चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म में, ये चार्ज और पोटेंशियल की टर्म्स में, ठीक है ना। इस तरीके से आप एनर्जी के फॉर्मूलेस को याद रख सकते हो। ये तीनों फॉर्मूले एनर्जी के हैं, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्मूलेस किसके हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे एनर्जी के हैं, ठीक है ना। तीनों फॉर्मूलास का अपना अपना एप्लीकेशन है। हो सकता है आपको कैपेसिटर्स मल्टीपल कैपेसिटर्स दे दे, अगर आपको कैपेसिटर्स पैरेलल में दे दे, कोशिश करो ये यूज करो, क्योंकि सभी पे V सेम होगा तो एनर्जी C पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। मतलब अगर हम ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, इफ V सेम, अगर सभी पे सेम है V, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन पैरेलल, अगर हम पैरेलल में कैपेसिटर को लगाते हैं तो सभी पे V सेम होता है, तो जो मेरी एनर्जी है ना, जो मेरी एनर्जी है, मैं एनर्जी को U से लिख रहा हूँ, ठीक है। याद रखना यहाँ पे मैं एनर्जी को किससे लिख रहा हूँ, U से लिख रहा हूँ। एनर्जी का जो सिंबल है E नहीं लिख रहा, E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखते हैं हम, तो यहाँ पे एनर्जी को U से लिख रहे हैं, तो U मेरी प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगी, कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस पैरेलल में उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए जब कुछ हमारा सीरीज में हो। इफ Q सेम, हमें पता है जब चार्ज सेम होता है वो कब सेम होता है, जब कैपेसिटर्स कब होते हैं, इन सीरीज। जब कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया जाता है तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। यहाँ मेरी जो एनर्जी है वो क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे Q स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर तब यूज किया जाता है। थर्ड वाला तो इन जनरल है, ना सीरीज ना पैरेलल, वो तो अगर आपको चार्ज और पोटेंशियल पता है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। कैपेसिटेंस C है, यहाँ पे पोटेंशियल मेरा V है, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा V है। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये तो हो गया हमारा सिंपली एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला। हम इसको डेंसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो एक मिनट पहले मैं एनर्जी डेंसिटी की टर्म में इसको लिखवा देता हूँ। लेट मी जस्ट फर्स्ट राइट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो पहले इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी लिखवा देता हूँ। तो जैसे अगर दो हमने प्लेट्स देखी थी, ठीक है ना, इसके अंदर जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो सिंपली मेरा हाफ CV स्क्वायर था, ठीक है ना। हाफ CV स्क्वायर मेरा एनर्जी का फॉर्मूला था। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड। ये मेरी सिंपली एनर्जी स्टोर्ड थी, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है ये उसका फॉर्मूला था, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। हम डिराइव भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे सीख लगे हम वैसे कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और इसको हम इजीली डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। कैसे डिराइव कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, हाफ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। ये हो गया मेरा पोटेंशियल सॉरी, पोटेंशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम बनाने की कोशिश करते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, हमें पता है कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। कैपेसिटर के अगर हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अब देखो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है हाफ CV स्क्वायर, मतलब हाफ
ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी इनटू वी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में कन्वर्ट करना। तो हाफ यहाँ आ गया क्यू स्क्वायर, सी की जगह डाल देते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, डी ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ये थोड़ा सा हम ऊपर लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करें, यहाँ पे हाफ क्यू स्क्वायर तो मेरे पास है ही, डी भी मेरे पास है, नीचे मेरे पास क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट है ना। तो एक ए एप्सिलॉन नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और एक ए एप्सिलॉन नॉट से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आप इसको लिख सकते हो हाफ, ये बन जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है ना, इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इनटू डी। एरिया इनटू डी, इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। एरिया इनटू डी, इसी को हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम। यानी कि इन शॉर्ट हम अगर एनर्जी के फॉर्मूले की बात करें, उसका एक फॉर्मूला बनता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, यहां से अगर आप एनर्जी बाय वॉल्यूम निकालते हो, इसी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज नोन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते। ठीक है, अब मैं वही कह रहा था, आप लोग इसको चाहो तो ड्राइव करो, चाहो तो डायरेक्टली याद रखो, और मेरे हिसाब से तो इसको डायरेक्टली याद रखना चाहिए। एनर्जी के लिए तो ठीक है, ये फॉर्मूला चलेगा, बट अगर आप एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हो, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप इसको कहोगे। और देखो, मैं इसको स्मॉल यू से लिखूंगा, एनर्जी को कैपिटल यू से लिख रहा था, इसको स्मॉल यू से लिखूंगा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद रखना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हो। ठीक है ना, यू मेरा एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी को हम यहाँ पे यू लिख रहे हैं, ये जो मेरा यू है, ठीक है ना, दिस यू इज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये मेरी एनर्जी डेंसिटी है, ये मेरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी को ही हमने स्मॉल यू लिखा है। तो याद रख सकते हो ये फॉर्मूला, एनर्जी का भी, एनर्जी डेंसिटी का भी। बेसिकली दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे, एनर्जी आ जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, बिल्कुल इसी तरीके से है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी है E। If distance between plate is D, area of each plate is A, then the energy stored। यानी कि अब आप ध्यान से देखो, आपको पता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। यहाँ पे आपसे एनर्जी पूछा, पर आपको एक भी ऑप्शन हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी और हाफ क्यू भी नहीं दिया। देख रहे हो, आपको वो ऑप्शंस दिए ही नहीं है। आपने एनर्जी के 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे, आपने देखे थे ना एनर्जी के 3 फॉर्मूले, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी और हाफ क्यू वी। पर यहाँ ऑप्शन में आपसे एनर्जी पूछा है, पर आपको ये फॉर्मूलेस तो दिए ही नहीं है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में दिया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यानी कि यहाँ से आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ये लिख सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड, है ना। यहाँ पे आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, है ना। मतलब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, ये था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू वॉल्यूम, और यहाँ से बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी। ठीक है ना, यही मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि ये मेरा फाइनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला। क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर नहीं है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी भी नहीं है फॉर्मूले में, हाफ क्यू वी भी नहीं है, नया ही फॉर्मूला बनाया है, एनर्जी डेंसिटी की टर्म में निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में निकाला है। तो एक चीज तो हमें समझ में आती है, यानी कि कैपेसिटर की अगर हम प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो डिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड है, एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड है। ठीक है, तो यहां से आपकी एनर्जी बढ़ सकती है अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दो। ओके, सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर हम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रहा है, जिसको वो कह रहा है वी हैव टू चार्ज इट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। It is then discharged through a resistance for 2 seconds and potential drop by 10 volt. Calculate the fraction of energy stored in the capacitor.
भाई सीधी सी बात है, वो बोल रहा है कैपेसिटर को पहले हमने 50 वोल्ट से चार्ज किया, तो इस पे कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो पहले आप सोचो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी। इनिशियल एनर्जी हो जाएगी सर हाफ CV स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना था 50, तो इसका स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2500C डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मैं सिंपली 1250 लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे ही रहने दो, चलो 2500C/2 ऐसे लिखे रहने तो इजी रहेगा, ठीक है ना, ऐसे लिख दो। अब वो बोल रहा है इसको ना एक रेजिस्टर के साथ लगाया 2 सेकंड के लिए। अब आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो, सर रेजिस्टर के साथ लगाया 2 सेकंड, इस टाइम का क्या करना है सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसका हमें क्या करना है। कोई जरूरत ही नहीं है इस चीज की, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि हमें तो फाइनल वोल्टेज उसने दे दी ना, इट पोटेंशियल ड्रॉप बाय 10 वोल्ट, तो यानी कि 10 वोल्ट घट गया बाय 10 वोल्ट, है ना, यानी कि फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पहले 50 था और अब 10 वोल्ट आपने घटा दिया तो 40 वोल्ट बचा, है ना, 10 वोल्ट घटा दो, वो कह रहा है 10 वोल्ट घट गया रेजिस्टेंस की वजह से, तो फाइनल ये हो गया। तो फाइनल एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ C, और ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, यानी कि यहां से हो जाएगा 1600C डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आप लोगों को जस्ट क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी निकालना है, यानी कि फाइनल एनर्जी बाय इनिशियल, कितना एनर्जी स्टोर्ड रह गया है इसके अंदर। पहले ये मेरी टोटल एनर्जी थी, उसका कुछ हिस्सा लीक कर गया है, तो कितना रह गया, यानी कि 1600C/2, और इसको किससे डिवाइड करना है अगर आप ध्यान से देखोगे, 2500C डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कटा, C से C कटा, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 16/25, ठीक है ना। कितना बचा अगर आप ध्यान से देखोगे, 16/25। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये मेरा U फाइनल बाय U इनिशियल आ गया, इसको अब थोड़ा सा डेसिमल में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटिव में देखना पड़ेगा कितना लिखें, बट इसको करने का तरीका बेस्ट क्या है, आप इसको क्या लिखो 16, है ना, यहाँ पे लिख दो 16/25, है ना। एक काम करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, यानी कि वैसे ही रहने दो जैसे ये पहले था। इससे फायदा क्या होगा अगर हम ध्यान से देखेंगे, आप इसको ये लिख सकते हो इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हो। अब ये 25 इंटू 4 हो गया, है ना। अब आप देखो ये हो गया 64 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि 0.64 आप देख सकते हो। जस्ट कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को करने का तरीका है, आप इजीली ऐसे कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसको इस तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 0.64, 0.64 इज द करेक्ट आंसर, ये फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। A capacitor is charged by a battery and then energy stored is U. If battery is now removed, है ना, यहाँ क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर को ना एक बैटरी से कनेक्ट करा, तो इस पर कुछ पोटेंशियल आ गया होगा, V कैपेसिटेंस होगा C, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, द बैटरी इज नाउ रिमूव्ड एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड। तो अब वो क्या कह रहा है, बैटरी को रिमूव कर दिया, तो पहले आप सोचो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ठीक है ना। अगर हम एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड का तरीका क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं, ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा अगर हम ध्यान से देखेंगे, हाफ CV स्क्वायर, ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड। तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ, इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, ये मेरी एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हो गया, पर एक फॉर्मूला और भी यूज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, है ना, एक फॉर्मूला और पढ़ा था, इंटू A इंटू D, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो बेटर है नीचे वाला यूज करें, क्योंकि अब हम लोगों को क्या करना है, बैटरी को रिमूव करना है। अब हम बैटरी को रिमूव करने वाले हैं और दोनों प्लेट्स को दूर ले जाने वाले हैं। पहले प्लेट्स पास थी, अब हम दोनों प्लेट्स को क्या करने वाले हैं, दूर ले जाने वाले हैं। दोनों प्लेट्स के बीच में हम एक दूरी डालने वाले हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, अब आपसे क्या बोल रहा है, द बैटरी इज नाउ रिमूव्ड एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल। अब आप इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर रहे हो, डबल। पहले मान लेते हैं इसमें डिस्टेंस D था, तो अब आपने ये डिस्टेंस कितना कर दिया, 2D। तो अब आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 2D, यानी कि जो एनर्जी हो गई वो ट्वाइस हो गई। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। हमने इस वाले फॉर्मूले से क्यों किया, क्योंकि प्लेट के बीच के डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, प्लेट के बीच का अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी तो हम लोग कह सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी
तो फिर यहाँ पे ये आंसर आ सकता है, क्योंकि देखो पोटेंशियल के बारे में हमें पता नहीं, पोटेंशियल चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल चेंज हो जाना चाहिए। जब आप प्लेट को दूर ले जाओगे पोटेंशियल बदल जाएगा, क्योंकि आपने बैटरी हटा रखी है। अगर बैटरी कनेक्टेड होती तो फिर मैं इसको हाफ सी वी स्क्वायर से कर सकता था, बट क्योंकि बैटरी हटा दी है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना चाहिए। बैटरी हटा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस डबल होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 2u हो जाएगी, यानी कि ये एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी की अगर हम बात करें वो 2 टाइम्स u हो जाएगी। तो आप एक बात याद रखना, कैपेसिटर को पे बैटरी लगाई और बैटरी हटा दी, और अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हो ना, तो आप कुछ वर्क डन कर रहे हो, आप कुछ एनर्जी दे रहे हो, वो इसके अंदर जाके स्टोर हो रही है। इसलिए आप देख सकते हो इसकी एनर्जी बढ़ गई है, अब एनर्जी u से 2u हो गई। जो बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि सर इसको हाफ सी वी स्क्वायर से क्यों नहीं कर सकते, उसमें एक चीज़ याद रखना, v कांस्टेंट नहीं है। आपका कैपेसिटेंस ज़रूर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट बढ़ाने से घट रहा है, बट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, ये तब लगाते हैं जब v कांस्टेंट होता। यहाँ पे v चेंज हो रहा है क्योंकि आपने बैटरी रिमूव कर दी है, बैटरी हटा दी है, यहाँ चार्ज कांस्टेंट रहेगा, v कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, इसलिए हम उस फॉर्मूले को नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहते हैं, आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। आप इससे करेंगे तो आंसर सेम आएगा। आपके पहले प्लेट पे कुछ कैपेसिटर पे चार्ज होगा क्यू माइनस क्यू, है ना, और अगर आप इसके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डबल कर देंगे तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2d, यानी कि कैपेसिटेंस हाफ हो गया, है ना। तो u इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे कैपेसिटेंस के, तो अगर कैपेसिटेंस को आप हाफ करोगे तो आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। आप इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो क्यू स्क्वायर बाई सी से, नहीं तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। दोनों फॉर्मूले से आंसर यही आएगा, अगर आप प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस यहाँ पे कम हो जाएगा पर एनर्जी यहाँ पे बढ़ जाएगी। वेरिएबल कंडेंसर, अब यहाँ कंडेंसर का नाम सुन के घबरा मत जाना, कंडेंसर वही है, कैपेसिटर को ही कंडेंसर कह रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, ये कैपेसिटर ही है। is permanently connected to a 100 volt battery. If capacity is changed from 2 microfarad to 10 microfarad, then change in energy. सिंपल क्वेश्चन है ना। यहाँ पे वो कह रहा है कि पहले हमने इसको किससे कनेक्ट किया था, 100 वोल्ट बैटरी से किया था, अब हमने इसकी कैपेसिटी को 2 से 10 कर दिया, तो चेंज इन एनर्जी कितना आ गया। तो आपसे चेंज इन एनर्जी की बात कर रहा है, यानी कि हमारी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे हाफ C1 v स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी कितनी होगी, वोल्टेज नहीं चेंज कर रहा ना, तो हाफ C2 v स्क्वायर। ठीक है ना, तो चेंज इन एनर्जी का मतलब है u फाइनल माइनस u इनिशियल, यानी कि हाफ C2 v स्क्वायर माइनस हाफ C1 v स्क्वायर। यहाँ पे आप हाफ v स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, c फाइनल माइनस c इनिशियल, यानी कि हाफ जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 100। ठीक है, और c फाइनल माइनस c इनिशियल कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे 10 माइनस 2। ठीक है ना, माइक्रो में है तो 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है ना, ये माइक्रो फैरेड में, इसलिए तो आप देख सकते हो यहाँ आ जाएगा हाफ इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है ना, कितना आ गया आप देख सकते हो, 2 इंटू ये हो गया, ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ प्लस 4 था, सॉरी 10 की पावर प्लस 4 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2। ठीक है ना, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, यहाँ प्लस 2 होगा, 100 है ना यहाँ, तो प्लस 2 यहाँ 4 प्लस 4 होगा, यहाँ मैंने माइनस 4 लिखा था, प्लस 4 होगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा, ये सही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये भी आसान है। ओके क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखना है हम लोगों को। आज जस्ट मैंने कैपेसिटर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को, कैपेसिटर क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं, वैसे तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है। क्वेश्चंस के बारे में आपको समझ में आया कि आज हमने कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस किए हैं, कैपेसिटर्स उनके कॉम्बिनेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया है। इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है कैपेसिटर्स के साथ उसके कॉम्बिनेशन का पता होना, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन का पता होगा तभी मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम वैरायटी को हम कवर कर पाएंगे। मैंने आज आपको सिखाया किस तरीके से इसमें एनर्जी होती है, एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया, एनर्जी के फॉर्मूलाज पे चर्चा की। इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले कहाँ लगाने हैं। आप देख सकते हो किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करना है, मैंने इसके बारे में भी बताया था। ये वाला फॉर्मूला तब ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हमें दिख रहा हो क्वेश्चन में मेरा v कांस्टेंट है। ये वाला जब हमें क्या दिख रहा हो, हमारा q कांस्टेंट है ना। ज़्यादातर सीरीज में इसको लगा देते हैं जब हम कंपेयर करते हैं, और पैरेलल में वाले फॉर्मूले को लगा देते हैं। बट
डिपेंड करता है, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग आपका खुलेगा, उतना आपको समझ में आएगा। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, इसको हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इससे आगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं और बेटर हो जाऊंगा, भी मेरी तबीयत पहले से तो काफ़ी बेटर है, बट नेक्स्ट क्लास में आई विल बी बेटर एंड देन इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सेशन में और डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। सो आज यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट तब तक आप लोगों को रिवाइज करना है। तब तक आप लोग डीपीपी ज़रूर अटेम्प्ट करें, तो प्लीज़ सॉल्व डीपीपी को आप सॉल्व करें। डीपीपी 3 या डीपीपी 2 जो भी आपको मिल रही होगी वो सॉल्व करें। मॉड्यूल में भी आप लोग काम कर सकते हैं, इसकी एक्सरसाइज 1 को लगा सकते हैं। अब मैं अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।